ये जो एसे लिखने का कहा गया, ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस का है। क्विज नंबर 4 है। द जूली एंड मार्क आर ब्रदर एंड सिस्टर, दे आर ट्रैवलिंग टुगेदर। खबर है कि सऊदी अरेबिया अप्रोचेस आईपीएल ओनर्स with plans to set up world's richest league in the Gulf. Julian already taking birth control pills and Mark ये मैं नहीं बोल सकता। हमने जो अपने आप को दुनिया से कट ऑफ करने का रास्ते जो है सारे तैयार किए हुए हैं। यार मतलब मुझे शर्मिंदगी आप लोगों के सामने पढ़ते हुए हो रही है, और ये बच्चों को दिया गया कि इस पे आपने मजमून लिखना है। हमारे मजहब में तो सबको आज़ादी है, हमारे मजहब में तो अमन की बात की गई है, हमारे मजहब में तो मोहब्बत की बात की गई है। अब देखिए ये भी एक बड़ा अजीब फलसफा है। आप अल्लाह अकबर कह के गर्दन काट रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अमन का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट दिखाई है, उस रिपोर्ट को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब इस मुल्क में हो रहा है। हम तो चाहते थे कि इंडिया के चूल्हे ना जलें, हम चाहते थे कि इंडिया का कारोबार ना हो, हम चाहते थे कि जी अगर इंडिया अगर तरक्की करेगा तो हमें नुकसान होगा। इस वक्त आपके मुल्क को तबाह करने की साजिश की जा रही है, आपके कौमी परचम के साथ जो कुछ हो रहा है, अलियाज बिल्लाह। अब हम क्या क्या रोना रोए। अब हमको हंसी आती है कभी कभार यार कि वो पाकिस्तानी जब ये कहता है कि इंडिया के मुसलमान बहुत बुरी हालत में, जिसने खुद 20 लाख मुसलमानों को मरवाया हुआ है, कभी अपना एयरबेस देकर, कभी अपना फौजी अड्डा देकर। फैसल कुरैशी साहब प्राइवेट पार्ट्स पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया मुज़क्किया हजरत सैयदा फातिमा का नाम लिखा हुआ है। इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए? ये दिन देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई? हमारी रिकग्निशन ही है कि हम इंडिया और अफगानिस्तान के नेबर है, हमारी और कोई रिकग्निशन नहीं है, हमारा और कोई जान पहचान नहीं है। उठो और किरदार अदा करो और अपने बच्चों को, अपने मुल्क को और इस्लाम को बचाओ। नमस्कार दोस्तों। अब इस्लाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। मतलब आप अगर चाहो तो कुछ भी बोल सकते हो क्रिश्चियनों के बारे में, यहूदियों के बारे में, हिंदुओं के बारे में, या फिर किसी और कंट्री या फिर किसी और मज़हब के बारे में आप जो चाहे बोल सकते हो। अफगानिस्तान के अंदर देखिए कि वहाँ पर जो बहुत बड़े बड़े स्टैचू थे जो टूट नहीं रहे थे, तो उसको यहाँ पर बम लगा कर तालिबानों ने तोड़ दिया। अगर आपको ये मतलब इतनी डिटेल में उसको नहीं पता तो आप गूगल भी कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए स्वीडन के अंदर कुछ ऐसा होता है कि भाई कोई बंदा एक परमिशन लेकर, और वो भी मुसलमान ही है, परमिशन लेकर यहाँ पर कुरान जलाता है, तो पूरी दुनिया में हो हल्ला हो जाता है। मतलब इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो जहाँ पर भी जाता है तो पूरे, अगर भारत को छोड़ दिया जाए तो पूरे के पूरे कंट्रीज़ के अंदर ब्रेन वॉश कर देता है और सारे के सारे कंट्रीज़ को यहाँ पर मतलब कन्वर्ट कर देता है। अगर जैसे मैंने कहा कि इंडिया को अगर छोड़ दे तो, लेकिन अगर वहाँ पर आप अपने कंट्री में डेमोक्रेसी का कोई प्रैक्टिस करते हैं और उसमें कुछ इस्लाम के खिलाफ कुछ हो जाता है तो फिर पूरी दुनिया में हो हल्ला होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि 4 लाख लोगों ने तकरीबन इस्लाम छोड़ा है। धीरे धीरे करके एक्स मुस्लिमों की जो संख्या है बहुत ही अलग लेवल की बढ़ रही है। अगर आपको एक्स मुस्लिमों के बारे में नहीं पता तो कृपया करके यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आपको डेफिनेटली कई सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। इस करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे हाथ एक एसे का जो नोटिफिकेशन था वो लगा, और जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया तो मैं बड़ा परेशान हुआ, बड़ा हैरत ज़दा हुआ मैं वो पढ़ने के बाद कि यार आप यूनिवर्सिटी में इस किस्म की सोच या अप्रोच किस तरह से बच्चों के जहनों में डाल सकते हैं, और आप इस किस्म की बात कैसे कर सकते हैं। अगर इजाज़त हो मेरे उलमाए कराम की तो मैं वो एसे का जो नोटिफिकेशन है मैं वो पढ़ के आप लोगों को थोड़ा सा सुना देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा होगा कि मुझे क्यों इतना गुस्सा है। आज से चंद साल पहले भी एक स्कूल में किताब पढ़ाई जाती थी तो मैंने उस पर भी बड़ा शोर मचाया था, तो अल्लाह का शुक्र है वो किताब बैन हुई। ये जो एसे लिखने का कहा गया, ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस का है। क्विज नंबर 4 है। प्रोग्राम यानी क्लास जो है फॉलोइंग टॉपिक: द जूली एंड मार्क सिनेरियो। The Julie and Mark are brother and sister. They are traveling together
in France on summer vacation for college. One night they are staying alone in the cabin near beach. They decided that it would be interesting and fun. They tried whatever at the very last. It would be a new experience for each of them. Julian already taking birth control pills and Mark ये मैं नहीं बोल सकता, just to be face. They both enjoy, but they decided never do it again. They keep the night special secret, which makes them feel even closer to each other. What do you think about this? What it okay for them? यार मतलब मुझे शर्मिंदगी आप लोगों के सामने पढ़ते हुए हो रही है, और ये बच्चों को दिया गया कि इस पे आपने मजमून लिखना है। अर्ज़ ये करनी है इस वक्त कि हम यूनिवर्सिटी कल्चर पर बात कर रहे हैं, और मैं इस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह रब्बे काबा की कसम, मैं जो चीज़ें अभी देख के आ रहा हूँ मैं इतना कांप रहा हूँ। और मुझे नहीं पता था कि किबला कुरैशी साहब रात मेरे साथ थे, वो चीज़ें मैंने रात को नहीं देखी, लेकिन मैंने अभी ज़ोहर के बाद वो चीज़ें देखी। 4 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये जो बात कर रहे हैं, चूँकि इस मौजू से मुताल्लिक बात है तो मैं ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। वो गुजारिश ये, और मैं चाहूँगा कि ये उलमा आखिर में मेरे साथ खड़े होकर इस पर यकजहती का इजहार करें। ये तो आप कुछ कम रोना रो रहे हैं, मैं आपको सलूट करता हूं कि आप वो लफ्ज नहीं पढ़ सके, लेकिन जो कुछ मैं देख के आ रहा हूं, रब्बे काबा की कसम, कि अगर कोई और वो चीजें देख ले तो इस मुल्क में आग लग जाए। लेकिन हमने इस आग पर पानी डालना है, हमने आइन के मुताबिक चलना है, हमने कानून के मुताबिक चलना है। ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज का मसला नहीं है, ये कॉलेज का मसला है, ये हर शोबा हाय जिंदगी का मसला है। इस वक्त जो आपके मुआशरे में बेहयाई और फहाशी जिस तरीके से वीडियोस दिखा के फैलाई गई, और फिर उसके नतीजे में जो ब्लास्फेमी की गई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीन, नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन, हज़रात अंबियाए किराम की तौहीन, हज़रात सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की तौहीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार की तौहीन, जिस अंदाज में, जिस कभी अंदाज में की गई है, मैं वो अल्फाज जुबान पर नहीं ला सकता। इंसान के प्राइवेट पार्ट्स पर मुकद्दसात के नाम लिखकर उनके जरिए किया जा रहा है। इस वक्त मेरी हालत यह है फैसल कुरैशी साहब कि इस मुल्क में आग लग जाए। ये 2-3 लोग नहीं है, ये पाकिस्तान में कोई 1-2 हजार नहीं है। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई गई है, उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। 120 लोग गिरफ्तार हो चुके, 11 लोगों को सजाए मौत हो चुकी है। हम करें तो करें क्या, किस दरवाजे पर दस्तक दें? हम ये सवाल करना चाहते, क्या हम मुल्क में जलाओ घेराव करें? ये मुल्क हमारा है, अगर हम एहतजाज करेंगे, रोकने के लिए पुलिस वाला आएगा, उसको हम मारेंगे, वो हमें मारेगा, वो हमारा भाई है, ये हल नहीं है। हम इसको किस तरीके से जो है वो हल की तरफ जाएं? हल ये है कि वालिदैन अपना किरदार अदा करें। हमारे यूनिवर्सिटीज के VC से लेकर हमारे यूनिवर्सिटी के शोबों के सरबराह तक, प्रोफेसर और लेक्चरार तक, आपके मुल्क में तो हाल ये हो गया है कि दारिया किस्म के लोग आपके यहां लेक्चर्स दे रहे, और ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, अब घर घर की कहानी बन चुकी है। मोहतरम फैसल कुरैशी साहब, मुझे बोलने दीजिए, इजाजत दीजिए मैं अर्ज करूं, इसमें किसी मसलक और मकतब का कोई जो है वो इम्तियाज नहीं। एक आलम दीन तौहीन करते हुए पकड़ा गया, देवबंद मसलक का हो या बरेलवी का हो या अहले तशय्यो का हो या खैर मुकल्लिदीन के यहां से हो, अहले हदीस के यहां से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट दिखाई है, उस रिपोर्ट को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब इस मुल्क में हो रहा है। ए वालिदैन, अपना हक अदा करो, बच्चों की निगरानी करो, और बच्चों की निगरानी हमने इस तरह से करनी है। उस दिन मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने एक एप्लीकेशन की तरफ इशारा किया था कि घर के डिवाइसेस से उसको मुंसलिक करो, माँ बाप निगरानी करें। इस वक्त आपके मुल्क को तबाह करने की साजिश की जा रही है, आपके कौमी परचम के साथ जो कुछ हो रहा है, अलियाज बिल्लाह। अब हम क्या क्या रोना रोए। मैं ये कहना चाहता हूं और मेरी ये गुजारिश है,
अरबाब इख्तिदार से। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, ये तौहीन करने वाले कौन है? जो नामूस रिसालत के नाम पर, सारे नहीं, कुछ लोग नामूस रिसालत के जलसे करते, मीलाद का जलसा करते, उनमें तौहीन करने वाले मौजूद है। कुछ लोग वो है कि जो अहले बैत अतहार के तस्करे करते, सैयदा ज़हरा के नाम के तस्करे करके। मैं सिर्फ इशारतन ये अर्ज कर रहा हूं, फैसल कुरैशी साहब प्राइवेट पार्ट्स पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया मुज़क्किया हजरत सैयदा फातिमा का नाम लिखा हुआ है। इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए? ये दिन देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई? इस वक्त ये कहा जा रहा है कि हम 7 अप्रैल को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का दिन मनाने जा रहे हैं। मोहतरम फैसल कुरैशी साहब, उलमा आगाही फराम करे। ऐ वालिदैन, रब्बे काबा का वास्ता, कुरान का वास्ता, उठो और किरदार अदा करो और अपने बच्चों को, अपने मुल्क को और इस्लाम को बचाओ। ये मेरा पैगाम है, ये जज्बाती होना नहीं है। फैसल कुरैशी साहब, आपसे भी गुजारिश है इन उलमा से कि खड़े होकर पूरी कौम को पैगाम दे कि हम इस मिशन के साथ खड़े। यहां से बोल चैनल से ये पैगाम जाना चाहिए कि हम में से कोई भी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता और हर एक इस बाब में अपना किरदार अदा करे। मैं चाहूंगा कि सब खड़े होकर ये जो है वो इस वक्त पैगाम दे ताकि कौम तक एक पैगाम पहुंचे। नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस जिस मुल्क में महफूज नहीं, कुछ भी महफूज नहीं है। किबला नहीं हजरत, बिल्कुल मैं इस अग्नि 3 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट रहा है। इससे पहले भी इसका टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं था। इंडिया किस तरह पैसा खर्च कर रहा है बलूचिस्तान के बाद, उसकी नजर कश्मीर पे है, गिलगित बल्तिस्तान पे भी है कि यहाँ पे। अगर मैं अग्नि 3 की रेंज की बात करूँ, 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। हर चीज में जलसे जुलूस हो सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। कश्मीर किसी को याद नहीं है। कश्मीर क्या है? कश्मीर कायद-ए-आज़म ने कहा था पाकिस्तान की शहरक है, और आप इस तरह सोए पड़े। अब आप वो क्या रहे हैं? अमरीकी कह रहे हैं कश्मीर को भूल जाओ। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पुलवामा हमला जो हुआ था, वो उसकी निगरानी जो है वो आसिम मुनीर साहब कर रहे थे जब वो ISI को कमान कर रहे थे। वजीर आज़म ना इस मुल्क में कोई हैसियत नहीं रखता। इस मुल्क का कौन सा वजीर आज़म है जो इस्टेब्लिशमेंट से मिन्नते तरले करके, जब मैं कोई कह रहा हूं तो फिर कोई। पर अब ये भी आ रही है कि उन्होंने जो मिसाइल्स बना लिए हैं, जो डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, दे आर रेडी कि वो हमसे जो आज़ाद कश्मीर है वो भी ले लें। कोई इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी मदद के बगैर वजीर आज़म बन करके ना आया है और ना गया है। हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमने जो है LOC के ऊपर सीज फायर कर रखा है। और इंडिया के लोग ये समझते हैं कि शायद हमें कोई दोस्ती करनी है या हमें कोई बहुत हम नेक हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है लड़ने के लिए। जिस दिन हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, उस दिन हम वहां पे भी 2 गोले फेंक देंगे। आपने अपने कर्जे नहीं दे सकते, आप कहते हैं मुझे रीशेड्यूल कर दो। ये गालम गलूच, गालियां, सोशल मीडिया, आगे पीछे दाएं बाएं सारी। और पाकिस्तान के कहा जाता है द मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री, वो आर्मी चीफ है और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। यही पाकिस्तान का फेलियर है और यही पाकिस्तान की जो है वो तकदीर का मजाक है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर इंडिया की मिसाइल के बारे में बात हो रही है, अग्नि मिसाइल के बारे में बात हो रही है, जिसमें कहा यह जाता है कि हो सकता है अगर मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है आने वाले दिनों में, तो 2 मिनट में इस्लामाबाद और 13 मिनट में बीजिंग खत्म हो सकता है। देखिए, इंडिया ने जब शुरुआत की थी मिसाइलें बनाने की, तब एक छोटी रेंज से शुरुआत हुई थी, क्योंकि हमें उस वक्त सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना था पाकिस्तान को। लेकिन आज इंडिया के पास कैपेसिटी उतनी बढ़ गई है, आज इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी बढ़ गई है कि इंडिया का मिसाइल यूरोप तक पहुँच सकता है, और शायद जो लेटेस्ट वाला है वो यहाँ पर पूरे के पूरे चाइना को ख़त्म कर सकता है, यूरोप में भी जा सकता है, और शायद आधा अमेरिका को भी बर्बाद कर सकता है। हालांकि हम ये प्रैक्टिस नहीं करने वाले, लेकिन खुद को तैयार रहना वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। बात दरअसल यहाँ पर ये हो रही है कि भाई आने वाले दिनों में ये जो पूरा का पूरा सिनारियो है ना, वो पाकिस्तान को बहुत डराने वाला है, और ना ही सिर्फ पाकिस्तान को, साथ में चाइना को भी बहुत ही अलग लेवल का डराने वाला है। क्योंकि देखिए, इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी, मतलब चाइना के आसपास जो भी कंट्री है उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, जैसे फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, या फिर और कंट्रीज़ भी हो गए। लेकिन यहाँ पर इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो चुभ रहा है चाइना को बहुत ही बड़े लेवल पर।
तो मतलब वो देखा नहीं जाता उनसे। और उन्होंने तो अच्छा खासा पाकिस्तान इंडिया के पीछे छोड़ रखा था, लेकिन फिर भी इंडिया ने पाकिस्तान को लात मारकर ये सारी चीज़ें अचीव की है, तो ऑब्वियसली डर लगेगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। आपने पीछे भारत का भी जिक्र किया। पाकिस्तान को जो इस वक्त इकोनॉमिक क्रंच है, जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वो बहरहाल भारत के साथ ताल्लुकात दुरुस्त किए बगैर मुमकिन नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर ऑब्सेशन जो है और भारत मुखालफत जो है, वो तमाम तर पाकिस्तान की भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की ख्वाहिश के बावजूद फ़ौज की यानी पाकिस्तानी फ़ौज की मजबूरी है। उनके यानी जब वो ISI के चीफ थे तो पुलवामा का अटैक हुआ था और उनके भी जहादी तंजीमों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और ये कोई अचंभे की बात नहीं, पाकिस्तान आर्मी के जहादी प्रॉक्सीज के साथ हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं क्योंकि वो उन्हीं की क्रिएशन है। तो सबसे पहले तो बहुत अच्छा होता अगर जनरल कमर जावेद बाजवा जाते जाते ये भी कह देते कि बलूचिस्तान में भी जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं करता और उस पर भी करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे मिसिंग पर्सन्स का इशू है और जो कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में, वो चाहे हमारा टीवी चैनल्स ना दिखाते हो, मीडिया बात ना करता हो डर के मारे, लेकिन सबको पता है कि वहाँ पे क्या कुछ गलत हो रहा है उन लोगों के साथ। तो अच्छा होता अगर वो समझते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, तो उनको फिर बलूचिस्तान के बारे में भी बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि वहां पर उनकी एजेंसीज जो हैं वो किस तरह से लोगों को मार रही हैं, किस तरह से लोगों को उठा के ले जाती हैं, किस तरह से मिसिंग पर्सन्स का इशू है। उसके बाद हम किसी दूसरे पर उंगली उठाने के काबिल होंगे जब हम सबसे पहले अपने आप को ठीक करेंगे। साथ साथ बिल्कुल मुझे लगता है कि इंडिया के साथ पॉलिसी जो है वो अभी थोड़ी सी बेहतर की जाएगी नए आर्मी चीफ के आने के बाद भी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी जो तवज्जो है वो है उस तरफ अफगानिस्तान की तरफ और KPK की साइड पे, जहां से के TTP वाले बार बार अटैक कर रहे हैं, पूरे KPK में फैल चुके हैं और वहां पे भत्ते ले रहे हैं, ना सिर्फ आम लोगों से या बिजनेस कम्युनिटी से, बल्कि वहां पे जो इमरान खान की पार्टी मौजूद है, मिनिस्टर्स हैं, वो तक भत्ते दे रहे हैं। बार बार उनसे डायलॉग किया जाता है, बार बार वो डायलॉग के बाद फिर दोबारा से अटैक शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान दो जगह पे या दो बॉर्डर्स पे नहीं लड़ सकता। एक रीजन ये भी है, इस वजह से भी इनकी सारी अटेंशन जो है सिर्फ इस वक्त जो है वो तालिबान या फिर TTP की तरफ है। दूसरा सर, लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमने जो है LOC के ऊपर सीज फायर कर रखा है। और इंडिया के लोग ये समझते हैं कि शायद हमें कोई दोस्ती करनी है या हमें कोई बहुत हम नेक हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है लड़ने के लिए। जिस दिन हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी उस दिन हम वहां पे भी 2 गोले फेंक देंगे। तो इसलिए सब लोग बिल्कुल इत्मीनान से बैठे, जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत हुई हुई है वही रही, तब तक हम कम से कम इंडिया के साथ जाके नहीं लड़ने वाले। बाकी है कि जैसे पैसे आएंगे तो फिर जाहिर है वो खाया कमाया ही इस बात के लिए जाता है कि इंडिया हमला करने वाला है और इंडिया कब्जा करने वाला है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि TTP वाले कब्जा करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम मारगला तक आ जाएंगे इस्लामाबाद में, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। हाँ, ये कहते रहते हैं कि भारत जो है वो कब्जा करना चाहता है, लेकिन TTP के लिए स्टेटमेंट तक नहीं आती किसी की। तो मेरा ख्याल है कि अभी भारत के साथ हमारे जो है वो ट्रेड भी ओपन हो जाएगी और हर तरह से अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि TTP फिलहाल हमें काफ़ी जो है वो टफ टाइम दे रहा है। मैं बात करने वाली हूँ डिफेंस के सेक्टर में इंडिया से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है और खबर ये है कि अग्नि 3 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट रहा है। इससे पहले भी इसका टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं था। अगर मैं अग्नि 3 की रेंज की बात करूँ 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। अग्नि 1 की रेंज की बात करूँ तो 700 किलोमीटर की इसकी रेंज थी। अग्नि 2 की 2000 किलोमीटर की रेंज थी और अग्नि 5 की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेंज डिक्लेयर की जा रही है 5000 प्लस किलोमीटर की रेंज के साथ। पर अब ये भी आ रही है कि उन्होंने जो मिसाइल्स बना लिए हैं, जो डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, दे आर रेडी कि वो हमसे जो आज़ाद कश्मीर है वो भी ले लें। नहीं वो तो नहीं ले सकते, लेकिन मेरा मानना यही है कि ये फौज ये डिफेंस जो भी कर ले, आजकल जंग है इकोनॉमी की जंग है, जो वो मतलब मिसाइल तोपों की वो जंग नहीं है। मेरे हिसाब से ये है कि इकोनॉमिकली मुल्क स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, लोग जो तरक्की करें, उसके अलावा वो मुल्क आ गया जो वो कहते हैं ना कि
जो गुलाम बन जाए ना हम, वो जंग ना भी करें, वो तो वैसे ही मतलब भेड़ बकरियों की तरह ही है, जो उनके साथ मर्जी कर ले, जो हमारे साथ हो रहा है। तो ये बम चलाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप वैसे उनको इकोनॉमिकली इतना वीक कर दें कि वो हर बात आपकी मानने को तैयार है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है। अफगानिस्तान फोर्सेस ने शेलिंग की है, जिसके रिजल्ट के तौर पर पाकिस्तान के 6 लोग जाँ बहक हो चुके हैं। ये टीटीपी नहीं है, ये कोई दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, ये एक मुल्क, एक हमसाया मुल्क की फोर्स है। एक ऐसा कंट्री जिनकी कोई फौज ही नहीं है, जिनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो डेली बेस पर आप पर अटैक कर रहे हैं उस मुल्क के ऊपर जिनकी 6 लाख फौज है। हमारा पाकिस्तानी जो है ये आज 51% में, आज एक वेबसाइट पे सर्वे पढ़ा था, 51% पाकिस्तानी इंतजार कर रहा है कि वीजा लगे और वो बाहर चला जाए। और जब बात करें तो कहते आपका फरमान हर पाकिस्तानी कहता है द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ISI द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड, नंबर 1 सर। देश पे अटैक कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है, उनका ऐलान जंग है आपके ऊपर, अंदर घुस के मारने का ऐलान है। तो नोबडी केयर्स, इट्स परफेक्टली फाइन। इकोनॉमी जो है भड़ास निकल गई है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है, सब महंगा है। हमें मसला है कि जी गाड़ियाँ महंगी, हर चीज़ महंगी। यहाँ बनता क्यों, यहाँ कैसे कुछ बनेगा? कमीशन हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, वन विंडो ऑपरेशंस नहीं है, आपके पोर्ट के ऊपर आपकी LCयाँ जो है फंसी हुई हैं। ये तो मोदी साहब को झप्पियाँ दे रहे हैं, ये तो $77 बिलियन जाके हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको रिवॉर्ड करना चाहते हैं कि मुसलमान की कत्ल हो रही है, हर रोज मुसलमान मारे जा रहे हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि तुर्की अगर हमें कर्जा दे दे तो हम अपने पिछले तमाम कर्जे उतार देंगे। नोबडी केयर्स, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर गेम्स है, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है पाकिस्तान में। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही अजीब लेवल की सिचुएशन में है पाकिस्तान। रोज कोई ना कोई बसड़ ऐसी मस्ती रहती है पाकिस्तान के अंदर कि जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाती है पाकिस्तान से। कई बार आपको हंसी भी आती है। देखिए, एक तरफ है TTP BLA वाली सिचुएशन है, दूसरी तरफ इंडिया है, तीसरी तरफ इकोनॉमी है जो कि पाकिस्तान की बहुत ही डाउन जा रही है, महंगाई, बेरोजगारी है। और ऊपर से पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखो, मतलब ये सिर्फ सर्वे नहीं, एक आंकड़ा है कि पाकिस्तान से रोज़ाना तकरीबन हज़ारों की संख्या में रिक्वेस्ट आती है कि भाई हम दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जाने के लिए, या फिर आप कहो कि पासपोर्ट बनाने के लिए, मतलब। और सर्वे ये भी कहता है कि भाई तकरीबन 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि आधी पॉपुलेशन हो गई, जो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। अब देखिए, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम अच्छी होती है और अगर वहाँ से नीचे आते हैं तो कई सालों तक वो लोग सर्वाइव करने की ट्राई करते हैं। लेकिन जब सर्वाइव हो ही नहीं पाते, और मान लीजिए कि किसी के घर में उनके माँ बाप है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो फिर सिचुएशन ये हो जाती है कि उन लोगों ने वो जो बंदा कमाने वाला बंदा है, उसके घर वालों की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसको अपनी जगह चेंज करनी पड़ती है, मतलब पाकिस्तान छोड़ना पड़ता है, रीज़न जो भी हो। लेकिन यहाँ पर तकरीबन 12 करोड़ जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। सर, अगर मैं बात करूँ पासपोर्ट की, ग्रीन पासपोर्ट अपनी एक टाइम के अंदर अपनी एक वैल्यू रखता था। एक कंट्री के अंदर हमें तकरीबन से तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमें 60 से 70 कंट्रीज़ के अंदर फ्री वीज़ा, विदाउट वीज़े के जाने देते थे। लेकिन वो माइनस होकर हमारा वर्स्ट लास्ट के 10 पासपोर्ट से अंदर के रैंकिंग तीसरे नंबर पर आ रहा हमारा पासपोर्ट। अगर मैं बात करूँ इंडिया की रैंकिंग, इंडिया तकरीबन 120 कंट्रीज़ के अंदर फ्री वीज़े के जा सकता है। क्या वजूहत है कि वो डेवलप हो गया, हमारे पासपोर्ट को डे बाई डे जंग लगता जा रहा है? क्या वजूहत है? आई थिंक मुझे नहीं पता कि आप लोग यूल बी एबल टू प्ले दिस या आप ये कम्प्लीटली चला सकेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी केयर्स फ्रॉम योर गवर्नमेंट, नोबडी केयर्स योर एस्टैब्लिशमेंट, नोबडी केयर्स ब्यूरोक्रेसी, नोबडी केयर्स अवाम ऑल्सो नोबडी केयर्स। तो हम एज अ कॉम, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो पासपोर्ट इससे भी नीचे चला जाएगा, माइनस में भी चला जाएगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जैसे लोग अवेयरनेस के लिए बोलेंगे, आप अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाएंगे, पर एट द एंड ऑफ द डे इंडिपेंडेंटली पाकिस्तानियों को फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी अपनी हरकतें ऐसी हैं। अगर आप किसी ट्रिप पे जाते हैं, UAE जाते हैं, मैं UK 10 साल रहा हूँ, तो आप ओवरऑल इनकी हरकतें और चीज़ें देखते हैं, एज अ कम्युनिटी देख लें, एज पाकिस्तानीज़ देख लें, तो हमारी हरकतें ही नहीं ठीक हैं। और माशाल्लाह वैसी हमारी गवर्नमेंट की भी हरकतें हैं, दे डोंट केयर।
उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इकॉनमी के क्या हालात हैं, लोग बदहाल हैं, बिलों के बदहाल हैं, पासपोर्ट से बदहाल हैं। तो मेरे ख्याल से कोई एक चीज़ नहीं है जो सही हो रही है। तो ये भी होता रहेगा, हम और मार खाते रहेंगे, कोड़े खाते रहेंगे, टाइम शैल गो ऑन, जब तक जो है चल रहा है, अल्लाह ही चला रहा है इस मुल्क को। यकीन करें कि दुख से कहना पड़ता है, अगर मैं बात करूं 1999 में हमारे फॉरेन रिजर्व और इंडिया के रिजर्व तकरीबन इक्वल थे, लेकिन अभी देख लें हमारे फॉरेन रिजर्व कहां पर आ गए हैं। हमारा फॉरेन रिजर्व अगर मैं बात करूं 7.8 बिलियन डॉलर से, अगर मैं बात करूं इंडिया के 5.16 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व है, इतने ज़्यादा। अगर मैं बात करूं कंपनीज़ की, हर एक कंपनी इंडिया में जाकर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान में कोई नहीं आना चाहता। क्या वजूहत है? आज तक सर अलमिया की बात यह कि हम टोयोटा, होंडा ये तो यूज़ कर रहे हैं, सुजुकी, अपनी कोई कंपनी को हमने रेफर नहीं किया कि मेड इन पाकिस्तान हो, हम सारी सैम्पलिंग करते हैं। क्या वजूहत है कि डाउनफॉल पर इसी वजह से तो नहीं जा रहे? क्या वजूहत लगती है आपको? असल में देखें, जैसे कि आपने फॉरेन रिजर्व्स की बात की है, तो पाकिस्तान के इस वक्त जो करंटली फॉरेन रिजर्व है 6.5 के हैं, और आप इंडिया के ऑन दी अदर हैंड देखते हैं तो 500 बिलियन है। और आज की डेट में हमने 200 मिलियन डॉलर की एक पेमेंट रोक दी है, और हम PIA की और IATA की जो इंटरनेशनल एविएशन की पेमेंट्स हैं वो भी नहीं कर पा रहे। तो क्यों हो रहा है? क्यों? इसलिए हो रहा है कि हमने एज ए इकॉनमी डेवलप ही नहीं किया। इंडिया को देखें, वो एज अ सर्विस इकॉनमी भी डेवलप हो रहे हैं, वो एज अ प्रोडक्ट इकॉनमी भी डेवलप हो रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी तरह डेवलप नहीं हो रहा। हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करी जा रहे हैं, महंगा बेची जा रहे हैं। आप सिंपल एक मिसाल ये देखें कि हम एज अ कॉम जो है चाय अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे हम वो भी नहीं छोड़ पाते। तो हमारे पास जो अभी 6.5 बिलियन डॉलर भी पड़ा हुआ है, वो भी मांगे तांगे का पड़ा हुआ है। 3 बिलियन डॉलर सऊदियों का पड़ा हुआ है, बाकी 3 जो है चाइना का, जो टेक्निकली डिफॉल्टेड स्टेट है। बट जैसे मैंने पहली वाले जवाब में भी कहा था, नोबडी केयर्स, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पावर गेम्स है, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है पाकिस्तान में। सो गेम ऑफ पावर है, सबको पैसे चाहिए, सबके पैसे माशाल्लाह बाहर हैं। कोई 12 अरब रुपया 6 महीने में कमा लेता है, आवाम जो है वो वहीं की वहीं है, तो बाकी सब बाहर जा रहे हैं, दे आर हैविंग फन। पाकिस्तानी जो है वो यहीं पर बैठा हुआ है, और जो हुक्मरान पाकिस्तानी है वो बाहर चला जाएगा। तो नोबडी केयर्स, इट्स परफेक्टली फाइन। इकॉनमी जो है भड़ास निकल गई है, इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है, सब महंगा है। हमें मसला है कि जी गाड़ियाँ महंगी, हर चीज़ महंगी, यहाँ बनता क्यों? यहाँ कैसे कुछ बनेगा? कमीशन हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। आपके पोर्ट के ऊपर आपकी LCयाँ जो है फंसी हुई हैं, माल क्लियर नहीं हो रहा। आज की लेटेस्ट न्यूज़ ये भी है कि आपकी दवाइयों बनाने के लिए भी आपके पास चीज़ें नहीं हैं। तो माशाल्लाह कमाल डायरेक्शन है। सर अगर मैं बात करता हूँ इसी बरक्स के, जब देखते हैं कि मुल्क के हालात श्रीलंका की तरफ होते हुए नज़र आ रहे हैं, श्रीलंका ने कोई अपना एक स्टेप अप नहीं लिया, हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। एक प्रेडिक्शन के मुताबिक 75% चांसेस है पाकिस्तान के बैंक करप्सी होने के। अभी तो मेरे ख्याल से वो भी हो गई है, पिछले मंथ की बता रहा हूँ। आप क्या समझते, क्या रही है आपकी इस बारे में? आई थिंक जहाँ तक तो आप कह रहे हैं बैंकरप्सी की बात है, वो तो बिल्कुल बैंकरप्ट तो हम ऑलरेडी हो चुके हैं, बस अनाउंस करना बाकी है। बाकी रहा श्रीलंका वाले, तो श्रीलंका एक कौम है, वो मुत्तहिद हो गए थे, उन्होंने ऐवानों में से जाके लोगों को बाहर फेंका था। तो हमने कभी नहीं मुत्तहिद होना, हम कभी किसी इशू पे इकट्ठे नहीं हो सकते, हम एज मुस्लिम्स इकट्ठे नहीं हो सकते, हम किसी डिसीजन पे इकट्ठे नहीं हो जाते, सेक्टेरियन वायलेंस में इकट्ठे नहीं हो सकते, हम किसी भी चीज़ पे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो एज अ कौम भी हमारा कोई टेंशन नहीं है कि यार दिवालिया भी हो जाएगा, खाने के जो है बिल्कुल मसले भी होंगे, हमने इकट्ठे नहीं होना। श्रीलंका वाले फिर कौम है, इकट्ठे होकर उन्होंने चोरों को बाहर निकाल दिया था। हम नहीं हो पाएंगे, तो हमारी कोई खास परेशानी नहीं, हमने शिया सुन्नी में लड़ते रहना है। सर अगर मैं फॉरेन रेमिटेंस की बात करूं, फॉरेन रेमिटेंस की पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो 31 बिलियन डॉलर से अभी इस साल मजीद कम हो गए, 29 बिलियन डॉलर्स हो गए। अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की, यकीन करें 81 बिलियन डॉलर से अब 100 बिलियन डॉलर्स को टच कर लिया। हम हुंडी इस्तेमाल करते हैं, वो हुंडी इस्तेमाल नहीं करते, वो डायरेक्ट लॉयल है। क्या वजूहत है, हम लॉयल क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तो वैसे इस बात पे भी डूब के मर जाना चाहिए कि वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जिसकी तरह हम देखते हैं कि हमें फ़ॉरेन रेमिटेंस भेजे, जो प्रदेश में बैठा हुआ है, अपने मुल्क अपनी फैमिली की सेक्रीफाइस दे के बेचारा वहाँ बैठा हुआ है, हम उससे वेट करें, हमने उसे वोट का राइट भी ले लिया है, ठीक है। तो हमें उसकी इतनी ही परवाह है। और बाकी जगह पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगेन उन लोगों को पता है कि हमारा पैसा जो है पाकिस्तान में सिक्योर है, इकॉनमी इंडिया में सिक्योर है, उनकी हर चीज़ ग्रो कर रही है, वो अपना पैसा भेजते हैं बिकॉज वो वहाँ अमीर होना चाहते हैं अपने मुल्क में, अपनी ज़मीन में। हमारा पाकिस्तानी जो है ये आज 51% में, आज एक वेबसाइट पे सर्वे पढ़ा था, 51% पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहा है कि वीज़ा लगे और वो बाहर चला जाए। तो इसलिए वो पाकिस्तान में पैसा भेज के यहाँ क्या करेंगे? वो तो इंतज़ार करें वीज़ा लगे और मैं कहीं सेटल हो जाऊँ। सर वो बहुत से सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है एक दफ़ा फिर अफगान बॉर्डर से, और डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट भी आपने यकीनन सुनी होगी। तो आज काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, आप क्या कहेंगे? देखें, तालिबान जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, इसमें उनका सारा जो है, आप उनके ऑर्गेनाइजर थे और आपने शादियाने भी बजाए उनके आने पे, आपने उन्हें कहा कि उन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं,
फिर आपने चाय भी पी जाके काबुल में, फिर उसके बाद आपने पूरी दुनिया से अपीलें की कि उनके पैसे उनको दिए जाएं, उनकी मदद की जाए। आपने जो OIC के इजलास बुलाए, कितना पैसा इस एक भूखे कौम का आपने तबाह किया। आपने एडवोकेसी, चाहते तो पैसे वो आप अपने लिए ही थे, इसमें कोई शक नहीं है। आप उनको नाम उनका लेकर चाहते थे कि डॉलरों की बारिश आप पर हो, लेकिन दुनिया जो है कोविड की वजह से परेशान थी। आपने बहुत खूबसूरती के साथ एक स्कीम जो है वो चलाने की कोशिश की, लेकिन जो अफसोस के साथ कि एक ऐसा कंट्री जिनकी कोई फौज ही नहीं है, जिनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, आप उनको कहते हैं कि ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। वो डेली बेस पर आप पर अटैक कर रहे हैं उस मुल्क के ऊपर जिनकी 6 लाख फौज है। और जब बात करें तो कहते आपका फरमान हर पाकिस्तानी कहता है द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ISI द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड, नंबर 1 सर। बेस पे अटैक कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है, उनका ऐलान जंग है आपके ऊपर, अंदर घुस के मारने का ऐलान है। और दर हकीकत में शर्मिंदा होता हूं बैसीते पाकिस्तानी कि कोई जवाब नहीं है। इस वक्त इंडिया 125 बिलियन डॉलर्स के ना उनके रेमिटेंसेस आ रहे हैं। हमारे जो बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, मैनेजर्स हैं, लेबरर है, टैक्सी ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, कंपनियां चला रहे हैं, भर भर के वो पैसा वहां कमाते और इंडिया भेजते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने अक्टूबर में $2.5 अरब पाकिस्तान भेजे। मैंने जब है ना ये देखा ना कि $125 बिलियन रेमिटेंसेस आया है, पाकिस्तान का टोटल बजट $330 बिलियन का है, टोटल बजट। वो भारत जो पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए हमेशा झूठा प्रोपेगेंडा करता रहता है। उसके बाद हमारी बर्बादी का जिम्मेदार न US है न भारत है। नवाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट पास की है और यही मौका है कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। जो हमारे मुल्क का हाल है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो और खास तौर से इकोनॉमिक हो, कह रहे ये किसी की साजिश नहीं थी, ये ना भारत ने करा ना अमेरिका ने करा। वी शॉट आवरसेल्व्स इन द फुट। इंडिया किस तरह पैसा खर्च कर रहा है बलूचिस्तान के बाद, उसकी नजर कश्मीर पे है, गिलगित बल्तिस्तान पे भी है कि यहाँ पे। मुझसे हमेशा ही क्वेश्चन हुआ करता था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कि पाकिस्तान तो एक टेररिस्ट कंट्री है, उधर कैसे आया जाए, बिकॉज आपको पता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे सभी ममालिक होते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उसमें भी भारत का किरदार है, तो आए रोज ही फिल्में बनाते हैं, कभी अजय देवगन को लेके, कभी सनी देओल को लेके, और झूठा प्रोपेगेंडा बेचते को लेके। वो बहुत शौक से कर रहे होते हैं ये काम। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान है ना, इंडिया की कोई भी जो इनकम हो रही हो ना, सभी इनकम पर वो अपनी नज़र लगा रहा है। मान लीजिए कि इंडिया के जो लोग हैं जो बाहर काम करते हैं और वहाँ से जो डॉलर्स या फिर वहाँ की जो लोकल करेंसी से इंडिया में पैसा भेजते हैं, चाहे वो UK में हो, US में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर कनाडा, कोई भी जगह हो, वहाँ से पैसे भेजते हैं, तो वो टोटल अमाउंट होता है तकरीबन $125 बिलियन। और नंबर 1 पर इंडिया है रेमिटेंस के मामले में, इसको रेमिटेंस कहा जाता है। दूसरे नंबर पर शायद चाइना है या फिर कोई और, चाइना ही है, जो कि बहुत वास्ट डिफरेंस है। और पाकिस्तान को चाहिए कि भाई ये जो रेमिटेंस आ रहा है ना, उतना हमारा आता तो कितना अच्छा होता। अब कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कहा जाता था कि इंडिया की जो IT एक्सपोर्ट है या फिर IT की जो रेवेन्यू जनरेशन है वो तकरीबन 160 बिलियन की है। और अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान की काउंट करो तो उन्होंने टारगेट किया था कि हम 5 बिलियन तक तो इस साल कैसे भी पहुंच जाएंगे, लेकिन 2 बिलियन भी मैक्स पहुंच पाए। मतलब ज़रा सोचिए, 24-25 करोड़ की पॉपुलेशन वाला कंट्री है, मतलब चाहे तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन पता नहीं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। अब वही चीज आप हमसे पूछ रहे हैं। हमारी कंट्री के अंदर जो ट्रेडिशन है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। याद कीजिए, कल ही शायद आपने एक वीडियो डिस्कस किया था और वो शायद कर नहीं पाए थे, और वो ये था कि इंडिया ने $125 बिलियन का रेमिटेंस को रिसीव किया है। मैडम एक बात बताइए, रेमिटेंस कोई दान थोड़ना है। हमारे जो बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, मैनेजर्स हैं, लेबरर है, टैक्सी ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, कंपनियां चला रहे हैं, भर भर के वो पैसा वहां कमाते और इंडिया भेजते हैं। मेहनत। मैंने जब है ना ये देखा ना कि $125 बिलियन रेमिटेंसेस आया है,
पाकिस्तान का टोटल बजट $330 बिलियन का है, टोटल बजट। सर उसके इर्द गिर्द भी कोई नहीं, इर्द गिर्द भी कोई नहीं है, मतलब वो इसलिए नहीं है ना क्योंकि हमने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम किया। यस, अब मेरे से अगर आप उम्मीद करें, मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं समझाया कि बेटा तुझे कुछ मतलब ऐसे वॉरियर जिहाद और ये सब धर्म और कुछ करना है ना, बेटा अपनी लाइफ में तुम्हें आगे बढ़ना है, पढ़ना अच्छे तरीके से, बाकी कुछ नहीं देंगे। मैंने भी अपने बच्चों को समझाया है, हम सारे अपने बच्चों को यही समझाते हैं, बेटा कुछ नहीं देंगे एजुकेशन के अलावा, जो पढ़ाई लिखाई में, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस सिखाता है। यस, हमारा फोकस इन चीजों पे नहीं है ना। और पाकिस्तान हमारे लिए अम्यूजमेंट है, एंटरटेनमेंट है। अच्छा ये हो गया, बुरा मानेंगे मुझे पता है, लेकिन अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया। आपके वो एक आधे जो क्या नाम है यूट्यूबर है, वो सड़क पे जा जाके आपके यहाँ की जनता के सवाल पूछ रहे होते हैं, यहां उसको मजे ले रहे होते हैं कि अच्छा बस मैडम एंटरटेनमेंट के लिए 5 मिनट तो चाहिए होते हैं ना, वो वाले सही। इसके अलावा क्या, इसके अलावा हमारी पॉलिसीज में अगर डिस्कस होता है तो चाइना होता है, वेयर इट इज, अमेरिका होता है। आप हमसे, हमारे किसी आम आदमी बच्चों से भी पूछेंगे हु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडिया, अमेरिका, चाइना सेकंड नंबर। हाँ हमें पता है, हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब उसमें ये कहा जाए कि भाई पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, इतना टाइम नहीं है। और मैडम जिस टाइम वो मिसाइल आई थी ना ब्रह्मोस, विदाउट एनी एम्यूनिशन, उस टाइम पर पाकिस्तान के लास्ट जो एक कॉन्फिडेंस था उसे खत्म कर दिया। और आपने उसके बाद शायद खबर नहीं सुनी कि वहां से 60,000 सोल्जर्स पाकिस्तान बॉर्डर से हटा के आसाम में चाइना बॉर्डर पे भेज दिए गए। अगर हम ये कहें कि 5 गुना हमसे तकरीबन बड़ा है हिंदुस्तान, उस हिसाब से भी उनकी जो रेमिटेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा। और उसकी वजूहात क्या है वो आपको बताना चाहता हूँ कि वो दुनिया में अपना स्किल्ड लेबर बेचते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ है, उनको कोई नौकरी इंडिया में नहीं मिल रही तो कहे यार चलो इसको दुबई भेज दो, नौकरी नहीं मिल रही इसको कतर भेज दो, नौकरी नहीं मिल रही इसको सऊदी अरेबिया भेज दो, मतलब इस तरह की कोई चीज़ें वो नहीं करते। हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी अगर लोग हैं तो मोस्टली मैंने देखा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अगर स्किल्ड जाते हैं तो स्किल्ड वहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मुल्क को भी फ़ायदा होता है और जो लोग गए होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। लेकिन जब हम अनस्किल्ड लोगों को वहाँ पे भिजवाते हैं और फिर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, ट्रैफिक के, लैंग्वेज के, फिर उन लोगों के साथ डील करने में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से फिर बजाय इसके कि हमारे लिए फ़ायदा हो, मज़ीद प्रॉब्लम्स आती हैं। हम तकरीबन मिडिल ईस्ट को हमारे 3 मिलियन लोग वहाँ पे नौकरियाँ करते हैं मुख्तलिफ कामों से मुंसलिक। लेकिन वो क्यों ऐसा नहीं है कि वो 30 से 35 अरब डॉलर्स वो भिजवाएं? जब आप डॉक्टर्स भेजेंगे, आप इंजीनियर भेजेंगे, आप प्रॉपर क्वालिफाइड स्किल्ड वेल्डर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस और पैरामेडिक स्टाफ, अगर आप इनको भिजवाएंगे तो यकीनन वो आपको फिर फ़ायदा देगी। एक तो ये कि आपके कंट्री का सॉफ्ट इमेज बनेगा, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके अरब दुनिया में कहते जी अरब बड़े ये करते हैं, बहुत ज़्यादती करते हैं फला। लेकिन उसकी वजह है वो बात मैंने किसी इंडियन से नहीं सुनी। और वो क्यों नहीं सुनी उसकी भी एक वजह बता दूं, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, इस कंपनी को मुझे रखना है। दूसरा उनको मतलब एक तो काबिल बहुत होते हैं। सेकंड चीज़ ये होती है कि वो लोग जिसे कहते हैं ना बड़ा पोलाइटली चीज़ों को हैंडल करते हैं। लैंग्वेज उनको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू वगैरह और काफ़ी हद तक अरबिक भी समझ आ जाती है। तो ये भी एक उनको बड़ा बेनिफिट होता है जिसकी वजह से वो लोग कामयाब होते हैं। और अब वहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास इस तरह के लोग आया करें। बलूचिस्तान में मुसलसल पाकिस्तान आर्मी मार खा रही है और कुत्ते की मौत फौजी मर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी 3 नस्लें कुर्बान कर दी इनके लिए। भाई क्या चाहते हैं हम वहां से?
वहां पे क्या पड़ा हुआ है? जी 5000 अफसरान से ज्यादा का इस्तीफा इस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच के अंदर पड़ा हुआ है। ये चाहते क्या हैं? हम इसके ऊपर कोई बात तो करो यार, ये क्या बंद कमरों में बातें करते हैं आप लोग सारे। ये जो बिल्डिंग पाकिस्तान की एम्बेसी बिक रही है, इसकी हालत ये है कि ये जनाब अब खरीदेगा कोई भारतीय निजात, कोई ग्रुप है वो इसको खरीदेगा। अगर मैं इंडिया के साथ बॉर्डर बंद कर सकता हूं, मेरी रियासत बंद कर सकी, तो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर क्यों बंद नहीं हो सकता? क्या सिर्फ मुसलमान होना क्राइटेरिया पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खुला रखना? अब अगर भारतीय ये बिल्डिंग बिकती है और भारतीय निजात ये ग्रुप को खरीद लेता है और उसके ऊपर भारत का झंडा लग जाता है, तो लाल किले के ऊपर तो हमने झंडा नहीं लगाया, लेकिन ये जो मईशत की बदहाली है उन्होंने हमारे सफारत खाने की बिल्डिंग के ऊपर अमेरिका में अपना झंडा लहरा देना है। इंडिया के साथ हम अपना मवाजना करते हैं, हम कहते हैं हमारी लड़ाई है, हमारा डिक्लेयर्ड एनिमी दुश्मन जो है वो इंडिया है। आपने कहा भाईजान तालिबान ने क्या कमाल की लड़ाई की है, उन्होंने जनाब गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। आज जो गुलामी की जंजीरें आपके को जो है ना पहनाना चाहते हैं, आप जूते आपको मारना चाहते हैं। आप यूटिलिटी स्टोर से 20 किलो से ज्यादा आटा नहीं खरीद सकते। तो वो जो कह रहे थे ना कि आप 2 नहीं 1 रोटी खा के गुजारा करें, 2 नहीं 1 प्याली चाय पिएं, वो शहबाज शरीफ जो ये कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेचकर ये चीज़ें सस्ती करूंगा, वो अवाम के कपड़े उतार रहे हैं और नोच नोच कर उतार रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं तो जिसे कहते हैं ना एक इस परेशानी में हूँ कि ये क्या किना दे हथ साड़ा मुल्क पै गया, ये कौन लोग ने, ये कितों आए ने यार। अंदर इंडिया की जो मईशतें हैं उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इंडिया रकबे के एतबार से, आबादी के एतबार से, वसाइल के एतबार से एक बड़ा मुल्क है। आप दुबई चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, किसी भी कंट्री, कनाडा चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, आपको हर जगह इंडियंस ना अच्छे ओहदों पर पाए जाएंगे। फौज भी जाने दे रही है, अवाम भी जाने दे रही है, पुलिस भी जाने दे रही है, सियासतदान भी जाने दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब पहले जैसी सिचुएशन बलूचिस्तान के अंदर नहीं रही है। बलूचिस्तान के अंदर लोग जो है वो घूम घूम कर मार रहे हैं, खास करके पाकिस्तानी आर्मी को, और उनका एक रिकॉर्ड भी है। पाकिस्तानी आर्मी ने पिछले अगर 20, 30, 40 सालों का अगर रिकॉर्ड देखो, क्योंकि बलूचिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान ने अटैक करके कब्जा कर रखा था, और जो लोग यहाँ पर उसका अपोज किया करते थे उनके जो घर वाले जो थे, मतलब जो मेल थे, उनको उठा लिया जाता था, और उठाकर उनको पता नहीं सालों तक रखा जाता था। कई फैमिली को तो आज भी नहीं पता, कई साल हो गए आज भी नहीं पता उनको कि भाई वो लोग गए कहाँ, गए तो गए कहाँ। मतलब सिचुएशन ऐसी टफ हो गई है इन लोगों के लिए। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि BLA इतना स्ट्रांग हो गया है, मतलब बलोच लोगों ने एक ग्रुप बनाया है जिसको वो कहते हैं बलोच लिबरेशन आर्मी, और वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को वहाँ पर जाने से डर लगता है। वैसे बलूचिस्तान एरिया तो बहुत बड़ा है, इससे ये चीज़ तो साफ है कि भाई पूरे बलूचिस्तान एरिया को वो कवर नहीं कर सकते, मतलब पाकिस्तानी आर्मी कवर नहीं कर सकती। पाकिस्तानी आर्मी को हर जगह कैसे पता चलेगा कि जहाँ जहाँ वो जाएंगे वहाँ नीचे बम नहीं होगा, कहीं ना कहीं वजन आ जाता है और वो बम फट जाता है। कई न्यूज़ आ चुकी है कि 10 लोग मारे गए, 50 लोग मारे गए, और अगर मान लीजिए ID से नहीं मरते तो कहीं पर BLA के लोग दाग लगाकर बैठे होते हैं और सीधा रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देते हैं। और इसी के डर से तकरीबन कहा जा रहा है कि 5000 पाकिस्तान के आर्मी के जो लोग हैं वो इस डर से ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। काबुल क्या करता है हमारे लिए? काबुल ने अभी तक क्या किया है हमारे लिए? हम अपनी मर्जी से अफगान तालिबान को बिठाना चाहते थे। क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा इतना है, क्वेश्चन सिंपल सा है कि हम इन अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं देना चाहते। ना कोई आंसर देना चाहता है, ना कोई आंसर लेना चाहता है, और जो लेना चाहते हैं उनको मुंह बंद करा दिया जाता है और कहा जाता है ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। सो हमने ये फैसला करना है कि क्या अफगानिस्तान से हम दहशतगर्दी आएगी, अफगानिस्तान से क्लैशिंग ऑफ कल्चर आएगा, अफगानिस्तान में सारी दहशतगर्द जमातें बैठी हुई हैं, वहाँ से तालिबान आएंगे, वो रोज़ाना पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं। अभी कल एक मैं अफगानिस्तान के किसी फौजी की कोई वीडियो वायरल हुई थी, उसने वो कहीं वॉक कर रहा था तो वो अफगानिस्तान की तरफ जा रहा था, पाकिस्तान की तरफ कोई वॉक कर रहा था, तो उसने किसी ने पूछा तुम किधर जा रहे हो, तो उसने कहा पाकिस्तान जा रहे हो। उसने कहा पाकिस्तान तो हम नहीं जाएंगे, वो हमें पाकिस्तान फ्री में भी देंगे तो हम नहीं लेंगे। आप इमेजिन करें उनकी जुर्रत कि वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान फ्री में दे, उनके इतने कर्जे कौन वापस करेगा?
अब अफगानिस्तान ये बातें कर रहा है पाकिस्तान को। मुझे पाकिस्तान ने जो 50 साल जो 40 साल अफगानिस्तान की पॉलिसी है, मुझे उसका जवाब समझ आना चाहता हूँ। मैं समझना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या हासिल करना चाहता था। पाकिस्तान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी कुर्बान कर दी, पाकिस्तान ने अपनी सोसाइटल सिक्योरिटी कुर्बान कर दी, पाकिस्तान ने अपनी 3 नस्लें कुर्बान कर दी इनके लिए। भाई क्या चाहते हैं हम वहां से? वहां पे क्या पड़ा हुआ है? कोई बात हमें समझ नहीं आई। इंडिया के साथ कारोबार बंद है, बिजनेस नहीं है, ट्रेड नहीं है, सोसाइटल कनेक्शन नहीं है, ईरान के साथ कोई नहीं है, इंडिया के साथ कोई नहीं है, अफगानिस्तान भी हमने अपने हाथ से खुआ दिया। ये चाहते क्या हैं हम? इसके ऊपर कोई बात तो करो यार। ये क्या बंद कमरों में बातें करते हैं आप लोग सारे, और बंद कमरों में बातें करके हमें बताते हैं कि भाई हाँ अब ये फैसला, अब ये पॉलिसी होगी। ठीक है, आप ताकतवर लोग हैं, आपका इस वक्त राज है, आप अपनी मर्जी करते हैं, लेकिन यार इस तरह तो ना लोगों को हांकें। ये जो बड़े फंडामेंटल क्वेश्चन है, हमने 50 साल में अफगानिस्तान में क्या हासिल किया? अगर मैं इंडिया के साथ बॉर्डर बंद कर सकता हूं, मेरी रियासत बंद कर सकती, तो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर क्यों बंद नहीं हो सकता? क्या सिर्फ मुसलमान होना क्राइटेरिया पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खुला रखना? क्या इंडिया में हिंदू हैं, सिख हैं, उनके लिए बॉर्डर बंद है, और क्योंकि अफगानिस्तान में मुसलमान है, पठान है, हमारे मुसलमान भाई हैं, वो जो मर्जी थे अल्ले तल्ले करें? ये जो अभी बातें चल रही हैं कि जी इतने ज्यादा अफगानी घुसा है पाकिस्तान के अंदर, अब सारे पख्तून जो है पाकिस्तान के वो नाराज हैं। जी देखें आप अफगान बच्चों के साथ कैसे कर रहे हैं। बात तो उनकी भी सही है, जब मुल्क के अंदर अब वो जो पाकिस्तान में आ जाते हैं उनको तो यहाँ पे रोजगार भी मिल जाता है, जॉब भी मिल जाएगी, वो तो बहुत कुछ कर लेंगे, वो तो अपने रास्ते भी पैदा कर लेंगे, क्योंकि वो तो एक ऐसे मुल्क में आ गए जहाँ पे उनको पता स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी इन द सेंस अफगानिस्तान के हिसाब से कंपैरेटिवली पाकिस्तान में जॉब क्रिएशन भी है, सारा कुछ है। लोग जरूरी नहीं है कि लोगों को व्हाइट कॉलर या ब्लू कॉलर जॉब मिले, लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी का तो हिस्सा बन जाते हैं किसी ना किसी तरीके, रोजगार तो मिल जाता है, दिन दिहाड़ी तो अपनी गुजार लेते हैं, एक रनिंग इकोनॉमी है, सारा निजाम है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि आप ये कहें जनाब कि वो हाँ जी अफगानी जो हैं वो आते रहेंगे पाकिस्तान में और कोई नहीं आएगा, इंडिया के साथ बॉर्डर बंद रहेगा। अब आप मुझे बताएं, कोई माई का लाल पाकिस्तान में ये सवाल नहीं पूछ सकता कि भाई हमने अफगान तालिबान ये क्यों बॉर्डर खोल के रखा हुआ है, हमने क्यों बॉर्डर खोल के रखा हुआ है। ये जो नई वेव दहशतगर्दी की आई है, इसमें जो मिलिट्री लीडरशिप है वो बड़े क्रिटिकल सिक्योरिटी इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। जाहिर बात है जो अंदर ही रहेंगे। क्या खूबसूरत बात होती है यार, ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है ये यार पार्लियामेंट में कराए ना। उधर से इमरान खान साहब जो हैं वो भी तो मजाक करते हैं मुल्क का, वो कहते हैं मैंने किसी किस्म के क्रिटिकल चीज़ों में नहीं आना जहां से मेरे लिए अगला इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाए। मैंने तालिबान और दहशतगर्दों के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, मैंने उनके हक में बात करनी है। पहले आपने ये कहा और अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब किए, आपने कहा भाईजान तालिबान ने क्या कमाल की लड़ाई की है, उन्होंने जनाब गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। आज जो गुलामी की जंजीरें आपके को जो है ना पहनाना चाहते हैं, आप जूते आपको मारना चाहते हैं, और आपको पता था आप खैबर पख्तूनख्वा में एक अच्छी बड़ी पख्तून पॉपुलेशन है, आपने डेलिब्रेटली इमरान खान साहब ने वो नैरेटिव क्रिएट किया जिससे वो पश्तून पॉपुलेशन जो है वो खुश हो। आपने ड्रोन वाली बात की, हालांकि बहुत सारे जो ड्रोन हमले होते थे वो पाकिस्तान की मर्जी से होते थे। हम अमेरिकन को कहते थे कि ड्रोन मारो, और वहां पे मारो, ड्रोन मारो विद इन पाकिस्तान एंड विद इन अफगानिस्तान, जहां पे टीटीपी के और दहशतगर्द जमातों के जो लोग बैठे हुए थे, पाकिस्तान को वो सूट करता था। और इमरान खान ने सारा टाइम एक जनाब सिर्फ पॉपुलर एक सेंटीमेंट को विन करने के लिए, वेस्टर्न मीडिया और ह्यूमन राइट्स को विन करने के लिए और जनाब रौला डाल दिया और ये कहा। और अब जब पाकिस्तानी जब शहीद हो रहे हैं, अब जब खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे आपकी हुकूमत है, आपका वज़ीर आला बैठा है, आप वहाँ पे अपनी हुकूमत को नहीं कह सकते कि ये क्यों ये टीटीपी के लोग पाकिस्तान में आए। क्या पाकिस्तान की पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट तनख्वाहें नहीं लेते? क्या वो तनख्वाहें नहीं लेते जो वो काम नहीं कर सकते? कितनी शर्मिंदगी की बात है यार, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं तो जिसे कहते हैं ना एक इस परेशानी में हूँ कि ये क्या किना दे हथ साड़ा मुल्क पै गया, ये कौन लोग ने, ये कितों आए ने यार, ये क्या मतलब ये हुआ दे, मतलब इन लोगों ने ये क्या हमारे साथ करते क्या है, ये क्या 300-400 लोगों का ग्रुप है, 300-400 खानदान है जो पाकिस्तान को बैठे हुए यार लिहाज से
फौज में भी ये हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी ये हैं, जुडिशरी में भी ये हैं, पार्लियामेंट में भी ये हैं, हर जगह ये हैं। अपने लोगों को एडजस्ट करते हैं, उनको पावर में लेके आते हैं, अपने इर्द गिर्द एक सर्कल बनाते हैं, एक कुशन्स बनाते हैं, उर्द घूमते रहते हैं और अपनी पावर एंजॉय करते रहते हैं। सर, तुर्की के अंदर तकरीबन 80,000 मुसलमान यहाँ से पाकिस्तानी डंकी मार के गए हैं। 80,000 मुस्लिम्स जो कि टर्की गए थे डंकी मार के, अब वहां पर मुस्लिम्स को गेट आउट किया जा रहा है पाकिस्तानियों को। अब टर्की भी पाकिस्तान को बैन कर रहा है क्योंकि वहां से भी गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन चल रही है। हर जगह से पाकिस्तान को गेट आउट कर रहा है। ये मुल्क क्या करने वाला है, ये क्या करने जा रहा है, कोई सोच नहीं है इनकी 2023 में। ये बच्चे के हाथ में आपने खंजर देकर लेके आए, इसका क्या मतलब है? ये गुस्ताखों का सर काटने के लिए। अच्छा, सही हो गया। सर, बच्चे को हम किस तरह की तालीम दे रहे हैं? इंडिया अपने बच्चों को नासा के साथ ज्वाइन करा रहा है और हमारे मदरसों और पबजी के साथ। कि पाकिस्तानी जहाँ पर भी जाता है ना, अपना माइंडसेट लेके जाता है। वो किसी भी सोसाइटी में एसिमुलेट होने की कोशिश नहीं करता। आप देखें यूके में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स चला रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन का काम वो कर रहे हैं, सेक्स ट्रैफिकिंग वो कर रहे हैं। भारत ने एक बार फिर पानी रावी, चिनाब और सतलुज में छोड़ दिया है, जिससे दोनों दरियाओं की सतह बुलंद होने से सैलाब का खदशा पैदा हो गया है और दर्जनों देहात ज़ेरियाब आने का खतरा बढ़ चुका है। स्वीडन में शुरू हो चुका है। ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, आप कभी डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे की आप रिपोर्ट्स पढ़ें। आज पाकिस्तानी ने 13 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया, आज पाकिस्तानी ने 16 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया। ये रोज की खबर है। पाकिस्तान को कोई मुंह लगाए तो किस बुनियाद पे लगाए? व्हाट हैव यू टू ऑफर टू द वर्ल्ड? जिहाद, ग़ज़वे हिंद, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और हरकतुल मुजाहिदीन। नमस्कार दोस्तों, टर्की पाकिस्तान का ब्रदर, इस्लामिक ब्रदर। अब पाकिस्तान के अंदर से मतलब रिपोर्ट आ रही है कि तकरीबन 80,000 ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी है, जो कि टर्की में रहते हैं। उनको आने वाले दिनों में टर्की भगाएगा। अब ये लोग हैं ना, डंकी मार कर गए थे। डंकी मतलब इलीगली वहाँ पर गए थे। लीगली क्या होता है कि आप वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं वीज़ा के लिए, वीज़ा अप्रूवल होता है, उसके बाद आप वहाँ जाते हैं। मतलब ये होती है एक लीगल प्रोसेस। लेकिन कई सारे लूप होल्स भी होते हैं, जैसे कि बॉर्डर्स पूरे सिक्योर नहीं होते, तो वहाँ से आप कहीं पर भी से अंदर घुस जाते हैं। अब कई सारे पाकिस्तानियों का यही आ रहा है कि तकरीबन 80,000 लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। देखिए, सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ टर्की नहीं है, कई सारे इवन यूरोप में कंट्रीज़ है जो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ये सारे पाकिस्तानियों को तो भगाना ही पड़ेगा। चाहे वो यूरोप में अंदर फ्रांस हो, चाहे यूके हो, चाहे स्वीडन हो, चाहे नीदरलैंड हो, हर जगह पर यही चीज़ मतलब यहाँ पर हो रहा है कि पहले आते तो है, कहते हैं कि भाई हम यहाँ के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर आते हैं, सिटीजनशिप मिलती है, फिर यहाँ पर कोहराम मचाना शुरू कर देते हैं और उनके पास और कोई धंधा ही नहीं है। मतलब इस टाइप से थोड़ी दुनिया चलेगी, यही बात हो रही है। तो इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। देविक, आज एक बहुत ही जो चीज वायरल हो रही है पाकिस्तान और पूरी दुनिया में कि 80,000 मुस्लिम्स जो कि टर्की गए थे डंकी मार के, अब वहां पर मुस्लिम्स को गेट आउट किया जा रहा है पाकिस्तानियों को। अब पाकिस्तानी है वो बेसिकली। अब मैं यहाँ पर सवाल ये करना चाह रही हूँ कि लास्ट टाइम हम देखें तो पाकिस्तानियों को गेट आउट किया गया था टर्की की गवर्नमेंट की जानिब से। इस बार टर्की की टर्किश आवाम प्रोटेस्ट कर रही है कि पाकिस्तानियों को बाहर निकाला जाए, पाकिस्तानी यहाँ से गेट आउट हो जाए। क्या रीजंस हैं जो कि टर्की मुस्लिम देश है, मुस्लिम देश को गेट आउट कर रहा है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि हर कंट्री के अंदर वो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट खत्म होती जा रही है जो कि होनी चाहिए? क्या वजूहात होती है? देखिए, आप पहली बार तो इलीगली किसी के घर में जा रहे हैं, मतलब जबरदस्ती घुसेंगे किसी के भी घर में, तो वो तो आपके ऊपर कब तक बर्दाश्त करेगा और कितनों को बर्दाश्त करेगा? पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि देखें उस कंट्री में वो कमाने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पहले टर्किश लोगों का हक है ना उनके उसके ऊपर, जो उधर लीगली बैठे हुए हैं। ये इलीगली जाके वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहे हैं। पहला मसला यहाँ पर आता है। दूसरा मसला आता है इलीगली जा रहे हैं। अब जो तीसरा जो मेन मसला जिसको हम एक आजकल क्लीशे बन गया है, या आजकल हमने जैसे उसको एक टाइटल दे दिया पाकिस्तानी, ठीक है, वो जो तीसरा मसला वो ये है कि पाकिस्तानी जहाँ पर भी जाता है ना, अपना माइंडसेट लेके जाता है। वो किसी भी सोसाइटी में एसिमुलेट होने की कोशिश नहीं करता। आप देखें यूके में
पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स चला रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन का काम वो कर रहे हैं, सेक्स ट्रैफिकिंग वो कर रहे हैं, ड्रग का काम वो कर रहे हैं। आप सेम आप ग्रीस में देख लें, यही सारे काम ये ग्रीस में कर रहे हैं। यूएई है तो वहाँ पर जाके ये सारे काम यूएई में नहीं कर सकते, उधर तो गर्दन काट देते हैं, तो उधर भीख मांगते हैं। तो भीख मांगने पे यूएई में सिर्फ 2 साल की जेल है। तो आप देखें ना, अब टर्की में ये हुआ कि टर्की में आपको याद होगा 6 महीने 8 महीने पहले भी चला था, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ मुहिम थी, वो एक क्रिमिनल गैंग था पाकिस्तानियों का, उसके ऊपर क्रैकडाउन था, जो किडनैपिंग्स करते थे और ये मॉर्फ पिक्चर्स वगैरह को अपलोड करते थे। इस बार क्या हुआ है कि टर्किश अवाम बाहर निकल गई है। अगर आप टर्की को अभी कभी ध्यान से पढ़ें तो टर्की में सोसाइटी में इस्लाम नहीं घुसा हुआ, टर्की में इस्लाम को अलग रखा हुआ है, रिलीजन को अलग रखा हुआ है। टर्किश सोसाइटी में इस्लाम इतना नहीं घुसा हुआ। तो जो पाकिस्तानी थे वो उधर जाके रेप करेंगे, ठीक है। अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ डोमेस्टिक एब्यूज होगा। जो माइनर लड़कियां हैं उनके साथ आप उनको प्रोस्टिट्यूशन में लेके आते हैं, उनके साथ सेक्स ट्रैफिकिंग करते हैं। क्रिमिनल गैंग्स का तो आपको पता है, उसके ऊपर क्रैकडाउन हो चुका है। फिर कि ये है कि टर्किश बीचेस पे जाएंगे, वहाँ पर बिक्री में लड़कियों की फोटोज और वीडियोस निकाल के टिकटॉक पे एब्यूसिव लैंग्वेज के साथ, वो ऑडियो के साथ वो अपलोड करेंगे टिकटॉक पे। तो देखें कोई भी सोसाइटी कब तक बर्दाश्त करेगी। आप सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज तक होता तो समझ में आता, आप उनकी फिर ये वही आप इसको छोटे लेवल पे आ जाए, मुल्कों को छोड़ें। मैं आपके घर में घुस जाऊं, आपके घर में जाके आपके घर की औरतों के साथ बदतमीजियां करूं, ज़बरदस्ती करूं, आप मुझे धक्का मार के निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। मुझे आप धक्का मार के पहले घर से निकालेंगे, फिर गली में अलग जलील करेंगे। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, मुल्क कैसा चल रहा है, हमारे मुल्क को बाहर के ममालिक किस नज़र से देखते हैं। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं उनको जैसा प्रोटोकॉल मिलता है उससे अंदाज़ा हो जाता है कि रिलेशनशिप 2 कंट्रीज़ के कैसे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं तो आपको पता है ये एक टैग जो हमें मिला है इमरान खान की हुकूमत से, अब तक भिखारी आ गए हैं, भूखे नंगे मुल्क आ गया, मांगने आ गए। लेकिन मोदी जी की अगर बात करें, आज जो है इंडिया को लोग कहते हैं ये मोदी का इंडिया है। वो जाते हैं, फ्रांस ने उनको इनवाइट कर लिया है अपने नेशनल डे पे, जबकि फ्रांस बहुत रेयर केसेस में किसी को इनवाइट करते हैं। मोदी जी भी गेस्ट ऑफ ऑनर है इस दफा नेशनल डे के, अभी मिस्र होके आए हैं, यूएस होके आए हैं। तो इंडिया की इतनी इज्जत और पाकिस्तान को कोई मुंह नहीं लगा रहा। आप बताएं, पाकिस्तान को कोई मुंह लगाए तो किस बुनियाद पे लगाए? व्हाट हैव यू टू ऑफर टू द वर्ल्ड? जिहाद, ग़ज़वे हिंद, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और हरकतुल मुजाहिदीन और वो के न्यूक्लियर वेपन्स हैं हमारे पास। इसके अलावा what is positive which Pakistan has given to the world? I'm sorry to say nothing. इनके पास चांस बड़ा था और इन्होंने वो सारे चांस ये कश्मीर की फिक्सेशन में अपने हाथ से जाने दिए हैं। अब सॉरी टू से द वर्ल्ड इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। पहले इसे रोग स्टेट कहते थे, रोग तो समझते हैं ना आप, जो एक रोग स्टेट। अब वो कहते हैं कि ये स्टेट ऐसी है जिसके पास कोई फ्यूचर का पर्सपेक्टिव ही नहीं है, ये बंगतों की स्टेट है। तो रोग स्टेट और वो बेगिंग बाउल वाली स्टेट वो जो है, इसके साथ इसमें क्या अट्रैक्शन है? एक्चुअली अगर पाकिस्तान को अकल हो ना तो टूरिज्म भी हमारा बड़ा खूब है। ये हमारी स्वात और ये कागान और ये बहुत ब्यूटीफुल एरियाज हैं, यू नो, इफ यू हैव द अकल। और यहाँ पे जो फॉरेनर आता है उसको वो मार देते हैं, तो कोई लड़की आ जाती है तो उसको वो हैरेस करते हैं। सो हु इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान? हाँ, चाइना का और पाकिस्तान का रिलेशनशिप आज तक किसी को समझ नहीं आया कि उसकी डेप्थ क्या है। How deep is that relationship? पाकिस्तान के लिए भारत इतना इम्पोर्टेंट है जितना एक सनातनी के लिए उसका मंदिर। पाकिस्तान इस वक्त $1.1 अरब के लिए IMF के सामने आप कह सकते हैं कि एड़ियां रगड़ रहा है। IMF ने कोई लचक नहीं दिखाई है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसने हर किस्म की लचक दिखा दी है। और आज एक और हफ्ता इख्तिताम पजीर हुआ
लेकिन आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ। आज जो भारत की जो पोजीशन है, पूरी दुनिया इंडो पैसिफिक पे बात कर रही है और वाहिद बदनसीबी हमारी है कि हम मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं। और जो शराइत हम रखते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन है वो भी बड़े सियाने हैं, उनको पता है कि ये वो शराइत है जो भारत कभी नहीं मानेगा। आर्टिकल 370 दोबारा कभी भी नहीं लग सकता। देखो इंडिया कैसे पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है। इंडिया के चैनल्स उठाकर देखे, वहां पर हमारा कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे मुल्क का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारे इमरान खान आप देखें, उनसे अगर पूछा जाए कि आपके नजर में बेस्ट कौन सा है, तो वो कहते हैं मेरी नजर में दो ही शख्सियात एक बेस्ट हैं, एक मोदी जी बेस्ट हैं और एक डॉक्टर जयशंकर। मैं इनकी बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ, मैं इन्हें पसंद करता हूँ। खान साहब को अभी ये नहीं पता कि इंडिया में खान साहब का कितना मजाक उड़ाया जाता है। क्या हुआ, क्या है, क्या हो रहा है जी। और मतलब आपके डॉलर को वो कह रहे हैं कि अब अफगानिस्तान के डॉलर के साथ लिंक कर दिया जाए। मतलब 3000 अरब रुपए का कर्जा बढ़ गया है पाकिस्तानियों पे। 3000 अरब रुपए का कर्जा एक दिन में। वहां पे तो बल्कि ये कहते हैं कि खान साहब, इमरान खान हमारे एजेंट है। इंडिया ये कहता है, इसकी वजह ये है कि जो कुछ वो मुल्क के अंदर कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, वो काफी है। जो पाकिस्तानी इंडिया के बारे में जानते हैं वो यही कहते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा देश है और हमें डेफिनेटली वहां पर विजिट करना चाहिए। अगर मैं अपनी राय दूं तो मैं भी ये सोचती हूँ कि काश ऐसा कोई सिस्टम हो जाए कि हम उस धरती को देख सकें जहाँ पे हमारे फोर फादर्स कभी रहा करते थे। नमस्कार दोस्तों, सिर्फ पाकिस्तान के लिए इनफ यही था कि भाई इंडिया के साथ वो ट्रेड करता, इंडिया के साथ मतलब बिजनेस करता, जो जिससे क्या था कि पाकिस्तान के अंदर अच्छे खासे लेवल पर बेरोजगार कम हो जाती और ये जो बार बार आईएमएफ के पास जाना पड़ता था वो ना जाना पड़ता। और अगर मान लीजिए कि इंडिया के साथ रिलेशन मेंटेन रहता तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी जाने की जो डर था वो ना रहता। हालांकि अभी भी नहीं गया है पाकिस्तान, लेकिन ये कभी भी जा सकते हैं क्योंकि सदाबहार मेंबर है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट का पाकिस्तान जो है। आज नहीं तो कल वो जाएगा ही जाएगा। देखिए यहाँ पर सिंपल चीज़ है कि आईएमएफ जो भी कहेगा वो सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आईएमएफ थोड़ी मजाक करता है कि नहीं देखिए अभी भी हम देखेंगे। अगर मान लीजिए 10 पॉइंट दिए है, 10 पॉइंट पाकिस्तान ने यहाँ पर क्लियर कर दिए तो कुछ सोचेंगे और उसके बाद 2-4 पॉइंट और ले आएंगे। आईएमएफ को मज़ा आता है ऐसी चीज़ों में, पाकिस्तान को रगड़ने में। लेकिन मान लीजिए यही अगर इंडिया के साथ उसकी दोस्ती होती तो ना ही ये इतने पैसे लेने के लिए, क्योंकि ये 1-2 बिलियन के लिए जा रहा है। पिछले दिनों आपको पता होगा कि श्रीलंका को तकरीबन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने 4 बिलियन की मदद की थी। क्या पाकिस्तान को हम ऐसे जाने देते? मतलब उसकी भी मदद कर देते अगर रिलेशन अच्छे होते तो। लेकिन जब तक ये जिहाद का जो बूथ है नहीं उतरेगा तब तक रिलेशन अच्छे होने वाले हैं नहीं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। पाकिस्तान में यूथ इंडिया को कैसे परसीव करता है, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में एक इमेज है 1980s वाली कि हम दोनों तो दुश्मन हैं, और ये इमेज आज भी वैसी बरकरार है। क्या आज भी उसी तरीके की इमेज है या कुछ इकोनॉमी बेटर होने के साथ या इंडिया की डेवलपमेंट के साथ बेटर इमेज बनी है पाकिस्तानी यूथ में इंडिया की? सर, अच्छा सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है और वाकई ये इंडिया के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज की जो यूथ है वो भारत के बारे में क्या राय रखती है, उनकी क्या सोच है भारत को लेके। देखिए, मैं इसका एक बड़ा ही खूबसूरत एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि पाकिस्तान के लिए भारत इतना इम्पोर्टेंट है जितना एक सनातनी के लिए उसका मंदिर। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे? जैसे हमारा एक बिलीव होता है, जैसे कोई मंदिर जाता है तो वो कहते हैं कि अगर मैं मंदिर में जाऊंगा तो मेरे सारे पाप वहां पे क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है जैसे हम मस्जिद जाते हैं। तो सिमिलरली पाकिस्तान की यूथ का ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इंडिया की तरफ जाते हैं तो इंडिया हमें बचाएगा। राइट, बचाएगा मीन्स जैसे कि आपको पता है इतना ज्यादा यहाँ पर इन्फ्लेशन आ चुका है, बंदा 2 वक्त की रोटी खाने से मजबूर है। और वही चीजें इंडिया से हम जो अभी आ रही हैं, हमारी वेजिटेबल वगैरह दुबई के रास्ते आ रही हैं, तो आपको पता है वो चीज कॉस्टली पड़ जाती है, इंपोर्टेड चीज। तो अब जो हम यूथ है, हम यही अपनी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि जनाब आपकी सियासत अपनी जगह पर, इमरान खान ने ट्रेड बंद की, वो तो जा चुके हैं, ठीक है। और जो अभी करंट है पीएम शहबाज शरीफ, वो भी अपनी सियासी कुर्सी बचाने के चक्करों में लगे हुए हैं। लेकिन हमारी डिमांड यही है कि हमें इंडिया के साथ जो है ना ट्रेड को कंटिन्यू करना है, अगर हमें पाकिस्तान में गरीब को बचाना है,
अदरवाइज यहाँ पर तो बहुत जुल्म वाली हालात है। राइट मतलब पाकिस्तानी यूथ कुछ ऐसा देखता है कि जिस चीज की हमें कमी पड़ती है वो हम इंडिया से ले सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, जब से इंडिया ने डेवलपमेंट स्टार्ट की है और जितना इंडिया ने तरक्की कर ली है ना, जो कोई 2-3 सफ़े पढ़ता है डेली के हिस्ट्री के बारे में या फिर वो दुनिया के साथ इन टच है, वो कभी भी नहीं कहेगा कि मैं भारत के साथ मुकाबला करूंगा। वो कहते हैं हम उनको फेस ही नहीं कर सकते। अब जैसे एक दौड़ थी, भारत ने हमारे साथ 4 जंगें भी लड़ी हैं, ठीक है। अब वो उस बहस में हम नहीं पढ़ते शुरुआत कहाँ से हुई और इसकी वजह क्या थी, लेकिन आज जो भारत की जो पोजीशन है, पूरी दुनिया इंडो पैसिफिक पे बात कर रही है और वाहिद बदनसीबी हमारी है कि हम मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं। और जो शराइत हम रखते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन है वो भी बड़े सियाने हैं, उनको पता है कि ये वो शराइत हैं जो भारत कभी नहीं मानेगा। आर्टिकल 370 दोबारा कभी भी नहीं लग सकता। हमारे पूरे एक प्राइम मिनिस्टर क्या दूसरे भी तीसरे भी बार बार ये कहते रहे, तो बेसिकली इन्होंने अवाम के सामने एक मुद्दा बनाया है कि ये हमारा मुद्दा है और हम तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन इंडिया हमारी बात माने। इंडिया आपकी बात क्यों मानेगा? वो एक इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गया है, वो अपने आप को इतने अच्छे से लेके चल रहा है, बात तो आपको उनकी माननी चाहिए। ताकत की बात मानी जाती है ना। अगर ये देखा जाए तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो अभी हाल में फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था कि ये तो वो हैं जिन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को मरवाया था, ये क्या सिर्फ ये पॉलिटिकल ओपिनियन है या लोग ऐसा पाकिस्तान के सड़कों पर भी कुछ ऐसी ही फीलिंग है या ये फीलिंग है कि नहीं इस आदमी ने डेवलपमेंट तो की है? तो सर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जैसे उन्होंने मोदी जी को गुजरात का बुच्चर बोला कि वो तो मुसलमानों को किल करते हैं, बस उन्होंने अपना एक पॉइंट रखा, ठीक है। लेकिन शायद उन्होंने इस केस को अच्छे से स्टडी नहीं किया था कि वो जो ट्रेन थी अयोध्या से यात्रा करके वापस आ रही थी, ठीक है, और वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ने उनको अटैक किया और ये जो गद्दे थे पेट्रोल से डिप करके अंदर फेंके गए और उनको आग लगाएगी, जिससे 65 मुझे याद है कि बच्चे और औरतें जलकर राख हो गए थे। और उसके बाद से फिर उनको जिस तरह से पनिश किया गया, देखें अगर हम जुर्म को पनिश नहीं करेंगे तो वो जुर्म पूरे माशरे को निगलता चला जाएगा। हमारे यहाँ आजकल क्राइम अगर बढ़ते हैं तो वजह यही है, कहीं ना कहीं पर उनको उनकी सजाएं नहीं दी जा रही। लेट्स सपोज सर सोचें अगर उन लोगों को सजा नहीं मिलती, जिस तरह से मोदी जी ने क्विक एक्शन लिया वो ना होता, तो क्या आज गुजरात इतना प्रोस्पेरस होता? नहीं होता ना, क्योंकि आप देखिए पॉजिटिविटी किसी इंसान के अंदर लाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन जो नेगेटिविटी होती है ना, ये इसमें एक कहते हैं ना कुछ अलग ही अट्रैक्शन होती है, लोग नेगेटिव चीजें ज्यादा कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने अपने भारत के यूथ को गलत रास्ते की तरफ जाने से रोका है और इससे सबका भला हुआ है, मुसलमानों का भी भला हुआ, हिंदुओं का भी भला हुआ। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनको भारत पे बात करनी चाहिए। सर हमारे यहाँ पे इतने मसले हैं, हमारा पख्तूनों का मसला है, मैं खुद एक पख्तून हूँ, मुझे पता है कि हमारे क्या मसले मसाइल हैं। हमारे पंजाब में देखें जिस तरह से हर बजट आके सारा पंजाब पे लग जाता है, ना पख्तूनों के हिस्से में कुछ आता है, ना सिंधियों के हिस्से में कुछ आता है, ना कश्मीर के हिस्से में आता है, ना बलोचिस्तान के हिस्से में आता है। तो हम ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं जो सैलरीज ले रहे हैं, तो अवाम टैक्स पे कर रही है तो ले रहे हैं ना, तो इन्हें हमारे पे बात करनी चाहिए। मेरा पॉइंट हमेशा यही रहता है कि जब भी पाकिस्तान को बाहर बुलाया जाता है, मोदी जी जाते हैं, आपकी बात करूंगी, तो वो क्या करेंगे? भारत की बात करेंगे ना। कभी भी उन्होंने कश्मीर के लिए बात वहां पर नहीं की है, नहीं की ना, वो अपने मुद्दे लेके जाते हैं ना। तो दो कहते हैं ना, दो पैसों का भला हो जाता है भारत का, लोगों को पता चलता है उनके क्या प्रोग्राम है, वो आगे क्या करना चाहते हैं, वो एक थॉट प्रोसेस के थ्रू पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ एक ही पॉइंट होता है कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। और एक चीज मैं आपको बताती चलूं, आजकल जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं सारे के सारे कश्मीर गए हुए हैं। आप यकीन करें ऐसे वो प्रोग्राम वहां से ऑन एयर कर रहे हैं कि जो आपके होश उड़ा देगी।
कभी किसी ने वहां पर जाने की जरूरत ही नहीं की, कभी कोई लोकल के पास गया नहीं कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ से खा रहे हो, आप कहाँ से पी रहे हो। अब जो वीडियोस आ रही है मैं देख रही हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये वो जन्नत है जिसके बारे में हम कहते थे कश्मीर जन्नत है, कश्मीर जन्नत है। वो लोग सर इस कदर उकताए हुए हैं, इस कदर मुश्किल में है कि मुझे नहीं लगता कि हमें दूसरे तीसरे के बारे में बात करनी चाहिए। ये सही टाइम है कि सिर्फ हम अपने लिए बात करें, और बात किसकी करें, सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि इस वक्त हमें इस देश को बचाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग अब 80 हो गई है, यानी कि अब इंडियन 57 कंट्रीज़ में बगैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन चौथा पासपोर्ट बन चुका है। बहुत दुखी दिल के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग, पाकिस्तान के पासपोर्ट का नंबर 107 है। हर चीज़ में जलसे जुलूस हो सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कश्मीर किसी को याद नहीं है। कश्मीर क्या है? कश्मीर कायदे आज़म ने कहा था पाकिस्तान की शहरक है, और आप इस तरह सोए पड़े। इंडिया का पासपोर्ट रैंक इंप्रूव हुआ है, जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का पासपोर्ट वर्स्ट रैंक कर रहा है 4th नंबर पर। पाकिस्तान पहले नीचे से 5वें नंबर पे आ रहा था, अब वो 4थे नंबर पे चला गया। मतलब 4th वर्स्ट पासपोर्ट कंसीडर होता है पाकिस्तान का। जब उनसे कश्मीर के बारे में बात की गई, उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली दोनों तरह से कश्मीर हार चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से नीचे, यानी पाकिस्तान से भी ज्यादा कमजोर सिर्फ 3 ममालिक के पासपोर्ट्स हैं, अफगानिस्तान, सीरिया एंड इराक। पाकिस्तान, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान हमारी एक जैसी ही रिस्पेक्ट है। पाकिस्तानियों को बाहर के मुल्कों में ग्रीन पासपोर्ट होल्डर को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, किस तरह उनकी एयरपोर्ट पर चेकिंग की जाती है, उसके बरक्स आपका कोई और पासपोर्ट होगा यूके, इंडिया, अमेरिका का, तो आपको उस तरह से ना तो आपकी चेकिंग की जाती है और उस तरह से ना ही आपको ट्रीट किया जाता है। और ये अफरा तफरी रही तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो बिल्कुल आपको साथ छोड़ देगी और आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। वो कहेंगे ये बनाना रिपब्लिक बन गई। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है इंडियन पासपोर्ट और पाकिस्तानी पासपोर्ट में। अब पाकिस्तान का पासपोर्ट मतलब देखिए, पाकिस्तानियों के क्लेम देखिए ज़रा। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो में देखा था कि भाई वो डिस्कस कर रहे थे कि अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान की जितनी अनऑफिशियल जीडीपी है, अनऑफिशियल जितने बिजनेस है, अगर उसको ऑफिशियल कर दिया जाए तो पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन पर आ जाएगा, पाकिस्तान इतने बड़े लेवल पर आ जाए कि बड़े बड़े कंट्रीज़ को वो लोन दे सकता है। मतलब ज़रा सोचिए, मतलब कई सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर ठीक तरीके से इस्लाम को फॉलो किया जाए तो पाकिस्तान की जो कंट्री है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन ये बेस कहाँ से आता है ये नहीं बताते, मतलब होगा कैसे ये नहीं बताते, सिर्फ एक तुक्का फेंक दिया उन्होंने। अब यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि भाई देखिए, पाकिस्तान का पासपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग हो सकता था अगर ये होता। लेकिन रियलिटी क्या है, जो नीचे के 4 कंट्रीज़ है ना, उसमें सबसे जो 4थे नंबर पर आता है, लास्ट से 4th नंबर पर जो आता है, 4th लास्ट, वो पाकिस्तान का पासपोर्ट है। इसके नीचे कौन है? सोमालिया है, अफगानिस्तान है, सीरिया है। मतलब इनके साथ में पाकिस्तान को रखा गया है। डूब के मर जाना चाहिए भाई आप सबको। क्या सिचुएशन हो गई है। दोनों आज़ाद साथ में होती, इंडिया पाकिस्तान। आज ज़रा देखिए इंडिया, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया हर चीज़ में बेस्ट है, लेकिन आपसे तो कई गुना अच्छा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। कहा जा रहा है कि इंडिया के जो पासपोर्ट है उसकी पोजीशन 80th स्पॉट है, ठीक है जनाब। और पाकिस्तान जो है वो हमारा पासपोर्ट क्यों रूलर है, और जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक अदारा है, बेसिकली ग्रुप है, हैनली पासपोर्ट इंडेक्स। ये दुनिया के 199 पासपोर्ट्स जो हैं, 199 पासपोर्ट्स की रैंकिंग करता है। और इम्पॉर्टेंट ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो आपका पासपोर्ट है उसके ऊपर आप कितने ममालिक पे ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान, सीरिया, इराक, अफ़गानिस्तान हमारी एक जैसी ही रिस्पेक्ट है। वो इस तरह कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ हम दुनिया के 33 मुल्कों में जा सकते हैं। सीरिया, जहाँ पिछले 12 साल से सिविल वॉर हुई है, 30 मुल्कों में जा सकते हैं। सो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह की हमारी रेपुटेशन है। इराक 29, अफ़गानिस्तान जो है वो भी 19 मुल्कों में जा सकता है।
जहां जिस मुल्क को दुनिया रिकग्नाइज ही नहीं करती। आपको पता है ना कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट है उसको कोई दुनिया रिकग्नाइज नहीं करती, लेकिन उस मुल्क के जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आप दुनिया के 29 ममालिक में जा सकते हैं। और हम जो दुनिया की जनाब न्यूक्लियर पावर, इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी 230-40 मिलियन के जनाब अवाम, इतनी जीडीपी, फलां डमकान, 300 अरब डॉलर कर्जे, पता नहीं क्या क्या कहानियां हम बोल सकते हैं, और हम सिर्फ 33 मुल्कों में जा सकते हैं। आप कभी पाकिस्तानियों से पूछिए उनके साथ क्या होता है। मुझे एक दफ़ा मेरे एक दोस्त ने बताया और उसने ये कहा कि भाई पाकिस्तानी जब जाते हैं यूरोप अमेरिका में तो हमारे पासपोर्ट जो हैं उनकी तो रिस्पेक्ट का ये लेवल है कि हमें पासपोर्ट देख के उनको पता शायद शक होता है कि ये जाली वीज़े पे आ गए हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अमूमन लोगों को कहते हैं कि अपनी फिंगर्स भी रखें। ये बहुत दफ़ा ट्रैवल करते हुए लोगों के साथ ये वाक़या पेश आ जाता है। हमारे साथ भी ये हुआ है कि वो क्योंकि यहाँ से जो पासपोर्ट से जाली वीज़े लगते हैं उसकी बेस के ऊपर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर इस बंदे की हम फिंगरप्रिंट्स लगाएंगे और इसकी जो है वो फिंगरप्रिंट्स आ जाती हैं तो इट मीन्स ये वीज़ा जो है वो वैलिड है, लेकिन अगर फिंगरप्रिंट्स नहीं आती तो इट मीन्स ये वीज़ा वैलिड नहीं है। सो अब आप खुद इमेजिन कर लें कि आपका वीज़ा देखा जाता है। कई दफ़ा आप लाइन में लगे हों, इंटरनेशनली जाते हैं, आपका वीज़ा लगा हुआ है, आपको कहते हैं ठीक है पर अपनी उंगलियां भी रखो ताकि पता लगे तो वही बंदे जिन्हें वीज़ा लगा है। सो ये है वो हमारी रिस्पेक्ट इस तरह की जाती है, हमें इस तरह वेलकम किया जाता है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया के जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आप 57 को 61 मुल्क ऑलमोस्ट बने, डबल पाकिस्तान से आप कर लें, ठीक है, मुल्कों में आप जो है वो जा सकते हैं। सो ये वो चीज़ है कि अभी और इंडिया की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है। पहले 87 नंबर पे था, अभी वो 80 नंबर पे आ गए। 57 कंट्रीज़ में वो जा सकते हैं वीज़ा फ्री एक्सेस। अब सिंगापुर वगैरह या जापान की तो हम बात ही नहीं ना कर रहे, जो दुनिया के तमाम मुल्कों में सिवाय 1, 2, 4 में उनको वीज़ा लेके जाना पड़ता है, तो वो वहाँ पहुँच सकते हैं। सो हमने अपने जो करप्शन की वजह से हमने अपने मुल्कों की ये हालत कर दी हुई है कि हमें दुनिया में अब हर जगह एक तो हमारे पासपोर्ट की इज्जत ही कोई नहीं होती, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे साथ हो रहा है। अब इंडिया को किस चीज़ ने ये किया है, वो अगर आपको याद हो, पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी एक सबा कमर, उन्होंने ये कहा, वाक़या कोट किया कि मैं कहीं जा रही थी पाकिस्तानी क्रू और इंडियन क्रू के साथ, कोई फिल्म आई थिंक इंडियंस की थी और वो उसमें जा रही थी, तो वो कहती वो क्रू में गए तो सारे लोग लाइन में लगे हुए थे, तो मैं भी ज़ाहिर बात है जिस क्रू के साथ ही मैंने भी उसी में जाना था, तो कह रही कि वो सारे इंडियंस तो चले गए, मुझे उन्होंने रोक लिया। अच्छा, वो रोक लिया, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा क्या मसला है, तुम क्या हो, इधर उधर सारी बातें जो हैं वो सामने आई। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये हमारे ज़ाहिर बात है पासपोर्ट की जो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इज़्ज़त करवा दी। और पासपोर्ट की इज़्ज़त ऐसे क्यों होती है, देखें ना, नरेंद्र मोदी साहब गए फ्रांस, उन्होंने कहा भाई कि अब जो फ्रांस में जो इंडियन लड़के जाएंगे वो वहाँ जॉब्स भी कर सकते हैं, उनको मेरा ख्याल है कितने साल के लिए वो वहाँ पे जॉब के बाद कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह भी उनको दे रहे हैं। सो वो कहते हैं भाई ठीक है, ये पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, इनको दो। और हमारे क्या होता है कि हमारे ज़ाहिर बात है हम फंसे हुए हैं एक ही चीज़ में, हर बंदा जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। मेरा इस हवाले से काफ़ी एक्सपोजर है। अमेरिका हमारी बात नहीं सुनता फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद इंडिया। इंडिया इटसेल्फ, सारी बात है मैं पहले बता चुका हूँ कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस सारे प्रोसेस में हमसे बात करने के लिए। हमारी बात कौन सुनेगा। मैं भारत के हवाले से बल्कि कल 2 वीडियोस भी देख रहा था, तो एक साहब फरमा रहे थे कि जी पाकिस्तान का जो इस वक्त इकोनॉमिक इश्यूज हैं तो भारत को कतन कोई हेल्प पाकिस्तान की नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक प्रॉब्लम यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होना चाहते हैं, बहुत हद तक वो करीब हैं। पाकिस्तान श्रीलंका या बांग्लादेश तो है नहीं, ये हमारा बिल्कुल एक जानी दुश्मन है, तो इसको तबाह होने दें। आपको सऊदी अरब से भी ये बात करनी चाहिए कि इंडिया के साथ हम पुश इंडिया फॉर दिस इशू, इसको इंडिया को पुश करें, इसके साथ यूएई को भी पुश करना चाहिए। यूएई को पाकिस्तान कर सकता है। 47 में हारे, 65 का जश्न मनाते हैं और फिर 71 में क्या हुआ क्यों ये भूल जाते हैं। ये कैसे लोग हैं
ये झूठे लोग हैं। आपकी जो आवाम है वो जल्द अज जल्द ये चीजें समझे कि आप लोग के साथ अभी तक धोखाधड़ी हो रहा था कश्मीर के नाम पे, और आप लोग तरक्की और अमन की ओर जाए जैसे हम लोग जा चुके हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा खोले यार, 75 साल हो गए और मजे की बात ये है कि अब लड़ाई का मौका टाइम गुजर गया। हम तो मार गए, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे कि ये जो पाकिस्तानी है ये दे आर नॉट पेइंग मच अटेंशन, इनके अंदर वो कौमियत नहीं है, मुल्क दर्द नहीं है। पाकिस्तान कोई जंग नहीं जीता जी। पाकिस्तान की आर्मी ने सिर्फ सिवाय इसके कि हमारे जो पाकिस्तान के इलाके उन पे कब्जा करने के 1 इंच भी हिंदुस्तान से नहीं ले सका। इवन के मशरकी पाकिस्तान भी हमसे चला गया। दैट्स प्रॉब्लम विद योर हुकूमत, वो चोर है, हमारे नाम पे फंड्स ले रहे, उनको शर्म नहीं आती। हमने जहाद की फैक्ट्रियां खोल खोल के, मदरसे खोल खोल के सारा ह्यूमन कैपिटल तबाह करता है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई ये जो डिप्लोमेट है उनका कहना ये है कि मैंने पिछले दिनों एक इंडिया का वीडियो देखा था जिसमें कहा जा रहा था कि भी पाकिस्तान अगर बर्बाद होता है तो होने दिया जाए, क्योंकि ये कोई बांग्लादेश या फिर श्रीलंका या फिर नेपाल तो है नहीं कि जिसकी मदद करनी चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो हम उसको बर्बाद होने ही देना चाहिए। देखिए ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि भाई अगर मान लीजिए कि आज पाकिस्तान के पास 10 बिलियन कहीं से आ जाते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट यहाँ पर मतलब ऊपर चला जाएगा एकदम। लेकिन ये सारी चीज़ों को अगर साइड में रख दे तो पाकिस्तान के पास जब पैसा आता है तब तक वो भारत पर आतंकवादी हमले करवाता है। उसकी ISI, उसके बाद जो ये सारे आतंकवादी ग्रुप है, चाहे लश्कर हो, चाहे दूसरे कोई और हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे दूसरे जिहादी हो, उन सबको फंडिंग अचानक से शुरू हो जाती है। इसीलिए उनको यहाँ पर ये सारी चीज़ें इकोनॉमिकली वाइज उनको यहाँ पर तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो क्या करेंगे, फंडिंग आएगी कहाँ से। सऊदी अरब और UAE के तरफ से भी अब नहीं लग रहा कि इस टाइप की फंडिंग आती होगी वहाँ पर। तो जो भी इंडियन सोच रहे हैं फिलहाल अच्छा ही सोच रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए यही अच्छा। देखिए पाकिस्तानियों के लिए अच्छा है कि पाकिस्तान 3-4 टुकड़ों में बट जाए। मतलब कराची वालों को एक सिंधु देश अलग मिल जाए, सिंध वालों को, बलूचिस्तान वालों को अलग मिल जाए, और आज का जो पंजाब है पाकिस्तान का वही पाकिस्तान बचा रहे, और यही ज़रूरत है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। अभी हमारी जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जाती हैं, आपको पता है उनके अंदर जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के अंदर आज भी ये बात मेंशन है कि हिंदुस्तान ने कश्मीर खींचा, हिंदुस्तान ने हमला किया, हिंदुस्तान ने मुसलमानों को मारा, हिंदुस्तान की तरफ से जंग हुई। मतलब ये सारी चीजें जो एक्सप्लेन की गई, और बचपन से एक बच्चे को, आप छोटे से बच्चे से पूछो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया, तो ही मस्ट से और शी मस्ट से कि आई जस्ट हेट इंडिया। क्योंकि उसने, एक छोटे बच्चे को क्या पता इंडिया क्या है, लेकिन इंडिया का ऑल्टरनेट उसके माइंड में हेट का वर्ड ही आता है, उसकी बेस ऐसी बना दी जाती है। तो वो व्हाट एल्स पाकिस्तान कैन डू, हेट फैलाने से ज्यादा वो कर क्या सकता है। और देखिए एक कंट्री जहाँ पे एक किताब की बुनियाद ही झूठ पे हो, तो वो कंट्री कौन से, उसकी क्या बुनियाद ही होगी। मैं यही तो बताना चाह रही हूँ आपको कि चीजें अब चेंज हो रही हैं। अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता, हम लोग जैसे बड़े हुए, हमने देखी UN की हिस्ट्री, हमने पढ़ी, हमने देखा कि यार कश्मीर रेजोल्यूशन क्या था, चीजें कैसे। इसी तरह हमारी तरह और भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अब हम अगले आने वाले 10 को पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो इसी तरह एक जनरेशन गैप चाहिए यहाँ चेंज आने के लिए। 75 साल से हम मानते हैं पाकिस्तान बहुत खसारे में रहा है, लेकिन अब हमें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चीजें स्टेबल करने में वक्त लगेगा। चले इंशाल्लाह, आई होप कि आपके यहाँ चीजें स्टेबल हो जाए और आपकी जो आवाम है वो जल्द अज जल्द ये चीजें समझे कि आप लोग के साथ अभी तक धोखाधड़ी हो रहा था कश्मीर के नाम पे, और आप लोग तरक्की और अमन की ओर जाए जैसे हम लोग जा चुके हैं। आई होप एंड आई प्रे फॉर दैट। मुंतहा, क्या आप लोगों को जंग करनी है कश्मीर के लिए? कश्मीर के लिए आप लोगों को POK चाहिए? POK, लुक, इट्स अप टू पीपल ऑफ POK। वो बेचारे वहां पे रहे हुए हैं एंड दे वांट टू जस्ट गेट विद अस, ये बात तो है। Even though I have put the stories on my Twitter where there are like people who demand justice, they want to get out of Pakistan,
So definitely if they want they want कि हम लोग उनको कोई एक helping hand मिले, तो definitely we will जंग तो नहीं बोलूंगी, but we can fight for like the people of Kashmir who are like occupied in Pakistan. Yeah. और जो बॉर्डर्स पे, हमारे कश्मीर के बॉर्डर्स पे इतनी इतनी हमने आर्मी खड़ी कर रखी है, उसके बारे में क्या कहोगे? डोंट यू थिंक सो कि हम लोग इतनी ज़्यादा जो अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ कर रहे हैं, हमें हटा देनी चाहिए दोनों मुल्कों को? पाकिस्तान चुप करके बैठे तब वो इन्वेस्टमेंट आप वहां से कहीं और देंगे ना। और आई थिंक अगर आर्मी पे जा रहा है, बॉर्डर पे जा रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट अगर आप दहशतगर्दी में लगा रहे हैं तो वो बुराई है। ईरान और जो सऊदी अरब के जो ताल्लुकात नॉर्मलाइज हुए हैं, ज़ाहिर बात है इसमें चाइना का बड़ा किरदार है, लेकिन एक सेंट्रल क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के चीन के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और ईरान के साथ भी बीइंग नेबरली अच्छे ताल्लुकात हैं, इतने बुरे मसले नहीं हैं। मिसट्रस्ट क्या है वो हम फिर कभी डिस्कस कर सकते हैं, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, इसका पाकिस्तान को क्या एडवांटेज हो सकता है, हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं इस डील से। और इसमें जो मेरे लिए सेंट्रल क्वेश्चन है वो ये है कि क्या कोई मुल्क जो है वो इंडिया पाकिस्तान को करीब लेके आ सकता है। देखिए, इंडियंस तो आपसे बात नहीं करना चाह रहे, ये पाकिस्तान को बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। इंडियंस क्यों बात नहीं करना चाह रहे, इस पर मैंने पहले भी बोला कि उनको पता है कि दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू इंगेज विद पाकिस्तान। पाकिस्तान फाइनेंशियली मुश्किलात में है, पॉलिटिकली पोलराइज्ड है, एस्टैब्लिशमेंट बैलेंस ऑफ पावर डेडलॉक है मुल्क के अंदर। तो क्यों हम एक मुल्क को ब्रीदिंग स्पेस दें, जिस मुल्क ने हमारे लिए कश्मीर में जहाज शुरू किए रखे और बहुत कुछ, मतलब हमारा मिसट्रस्ट है, और वाजपेयी साहब आए, मोदी साहब आए, सारे आए, तो जरा इट्स अ मोमेंट, इट्स नॉट अ पाकिस्तानी मोमेंट, इट्स एन इंडियन मोमेंट, सो लेट्स एंजॉय इट एंड लेट्स गिव अ टफ टाइम टू इंडिया। बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। मैं समझता हूँ कि अगर हम उनकी जगह पे होते तो शायद हम भी यही करते, बल्कि कुछ और ही कर रहे होते, जो कि एक फैक्ट नज़र आ रहा है अगर इंडिया हमारे साथ ऐसे कर रहा होता। देखिए, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक प्रॉब्लम यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होना चाहते हैं, बहुत हद तक वो करीब हैं, और वो इसलिए करीब होना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता है कि एक तो वहाँ पे एनर्जी है, दूसरा इंडियन डियास्पोरा वहाँ पे बैठा हुआ है, तीसरा वो कश्मीर के मसले के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मेजर्स उन्होंने एट होम लिए, उस पर उन्होंने सारे मुस्लिम वर्ल्ड को पैसिफाई कर लिया। चौथा वो ये है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को बैकफुट पे किस तरह किया जाए। आप देखें, मोदी साहब जाएंगे जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने, I2U2 करने, $100 बिलियन की ट्रेड यूए के साथ लेके जाएंगे, और पाकिस्तान की लैंड जाएगा सारा $1 अरब दे देना प्लीज़, तानू फिर असी अगले हफ्ते दे देंगे। ये तो कोई बात नहीं। मैं अभी किसी एक कश्मीरी लीडर से मैं किसी शो पे बैठा हुआ था तो बात कर रहा था, वो कह रहे थे जनाब के जितने पैसे पाकिस्तान को $1 अरब के लिए घूम रहे हैं, इतने तो पाकिस्तानी दुबई में इन्वेस्ट कर देते हैं, और उन पाकिस्तानियों को पकड़ें जो पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। मैं इस थ्योरी पे बहुत देर पहले इत्मीनान नहीं करता रहा कि पाकिस्तान इतना पैसा बाहर लेके जाते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा ऐसा यकीन आना शुरू हो गया कि ये जो पाकिस्तानी हैं ये दे आर नॉट पेइंग मच अटेंशन, इनके अंदर वो कौमियत नहीं है, मुल्क दर्द नहीं है। किन्ना को तुसा रचना है, किन्ने को अपने टेढ़ पढ़ने हैं तुसा, मतलब एट द एंड ऑफ द डे एक ही पेट है, एक ही मुँह है, उतना ही खाएं जितनी ज़रूरत है, जितना खाया जा सकता है। कोई मुल्क को कौम का भी सोचें जिसने आपको शनाख्त दी, पहचान दी, आइडेंटिटी दी, जिस मुल्क के आइडेंटिटी से हम दुनिया में जिंदा हैं, उस मुल्क को पे बैक भी करना चाहिए। तनकीद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन तामीरी और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, जिससे मुल्क, कौम और हमारी एज ए कलेक्टिव यूनिट हमारी बेहतरी हो सके। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन चल रहा है, जिसका दौरानिया 35 घंटों का बताया जा रहा है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त ब्लैक आउट है। तो मुल्क का कोई 80 से 90% जो हिस्सा है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि उनके पास सिर्फ 2 हफ्तों के रिजर्व बचे हैं। अगर कोई मुल्क उनकी मदद के लिए ना आया तो पाकिस्तान कोलैप्स कर सकता है। फिर किसी ने ये कहा कि कहीं गजवा हिंद करने की तैयारी तो नहीं हो रही, लेकिन ये बात याद रखें भाई लोग कि इस तरफ अंधेरा है लेकिन वहाँ के कश्मीर में लाइट मौजूद है, तो जरा ध्यान से भाई संभाल के अगर कोई गजवा हिंद की कोई कोशिश की जा रही है। और इसी में गवर्नमेंट की जानिब से भी एक और बहुत बड़ा नोटिस आ गया है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को शट डाउन किया जा रहा है पूरे के पूरे 3 दिन के लिए। बहुत ही बड़ी खबर है। अब वजीर खजाना साहब जो कतर के दौरे पर निकले हैं, तो हमारे 2 एयरपोर्ट्स को स्टेक पर लगाने के लिए निकले हैं। इस्लामाबाद और गालिबन कराची या लाहौर का एक एयरपोर्ट है जिसके ऊपर बातचीत करने के लिए वो गए हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में रीयूनियन के नारे लग रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के साथ रीयूनियन के, इंडिया कभी हमारे साथ रीयूनियन करना चाहेगा, आप अपने ध्यान से सोचें। एक मुल्क
मुल्क है जो हमारे बॉर्डर पे है, 10 गुना हमारा साइज है, उसका नेवी 8 गुना है, 6 गुना है, उसका एयरफोर्स 8 गुना है, उसके आर्म फोर्सेस 4 गुना है, और वो कहता है कि मैं मानता ही नहीं हूं कि भारत माता का अलाइदगी हुई है। ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान, ये हमारा है। चलो हमने उनको गिरवी रखवा दी, फिर हम उसको वापस कैसे लेंगे? वो तो फिर वही चीज हो जाएगी। अब इंडिया ने हमारे सारे 3 एयरपोर्ट खरीद लिए हैं, ये सुनने में आ रहा है, और ऐसा हो भी जाना है। उन्होंने हैफा पोर्ट भी खरीद लिया है इसराइल का। वो सारा कुछ खरीद सकते हैं। उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए तो करनी चाहिए। बेहतर तो यही लगता है कि अब हल कोई नहीं है, उनके साथ बैठ के बात करें। जब कश्मीर आप ले लें, हम कश्मीर पर कोई बात नहीं करेंगे। असल में क्या हुआ है वो बड़ी सीरियस बात है। वो ये हुआ है कि ब्रेकडाउन के बायस 50% पंप्स पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया था। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ना हो गया कोई, मतलब कोई सर्कस हो गया, कोई म्यूजियम हो गया, ऐसा लगता है। मतलब 70, 75, 76 सालों के बाद भी अगर मान लीजिए पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया के अंदर नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर तो रेगुलर हो गया है। और इंडिया के अंदर देखिए, अगर यूपी जैसे स्टेट के अंदर अगर 10-12 घंटे लाइट नहीं होती थी, तो आज के समय में अगर आप देखो तो अच्छी खासी यहाँ पर सिचुएशन बेटर हो गई है। मतलब कि 24/7 यहाँ पर लाइट्स अवेलेबल हो गई है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करो तो कभी भी लाइट्स चली जाती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 80 से 90% पाकिस्तानी है जो बिना लाइट के भी जी रहे हैं। ऊपर से ये भी बात हो रही है कि पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट हाउस है वो भी आने वाले दिनों के अंदर कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा, कुछ दिनों तक बंद रहेगा। मतलब जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान एक कंट्री ना हुआ, कोई म्यूजियम हो गया या फिर कोई सर्कस हो गया, ऐसी सिचुएशन हो गई है। अब देखिए, उनको चाहिए था कि इस्लामिक कंट्री अलग हो, मुसलमानों के लिए हो गया, लेकिन पता नहीं कि अब भी उनको क्या चाहिए ग्रोथ करने के लिए। कुछ होता है कि आपको एक जब मेंटल पीस होना शुरू हो जाती है, उसके बाद आप ग्रोथ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर इनको अभी भी मेंटल पीस नहीं है, तो फिर पता नहीं कौन सी पीस उनको शांत कर पाएगी या फिर कौन सी सिचुएशन उनको मेंटल पीस दे पाएगी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। लाइट आ गई, ये जो मैंने लहरा के बोले ना, रिदम में लाइट आ गई, तो ये एक स्लोगन बन चुका है डेकेड से। क्योंकि गर्मियों के मौसम में लोड शेडिंग होती है, 1 घंटा लाइट होती है, दूसरे घंटे लाइट चली जाती है। तो जैसे ही 1 घंटे के बाद लाइट वापस आती है तो हर घर से ये सदा बुलंद होती है, जो कि सुनाई देती है हर जगह पर, लाइट आ गई। तो इस मरतबा हुआ ये कि 17 घंटे तक लोगों को इंतजार करना पड़ा ये कहने के लिए, ये नारा बुलंद करने के लिए कि लाइट आ गई है। ये 17 आवर्स का जो इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन था, ब्लैकआउट था या पावर ब्रेकडाउन था, ये जो भी था, आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि इस दौरान मुल्क के अंदर क्या हुआ है। ये जो इतने घंटों तक बिजली नहीं रही और पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा रहा है, तो इसमें मुल्क के अंदर क्या कुछ पेश आया है आपके सामने ये रखूंगी। और बहुत सारे लोग, बल्कि मेरा ख्याल है कि अक्सरियत को ये नहीं मालूम कि ये हुआ क्या, ये भी आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था। लेकिन इसमें मीम्स का तो एक अंबार निकल पड़ा ना। यानी आपको पता है कि हम तो अपने ऊपर हंसने वाले लोग हैं, हम तो खूब मज़ा लेते हैं ऐसी चीज़ों का। हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आटा नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, ज़रा थोड़ी देर सोशल मीडिया पर रहकर मज़ा लगा लें। किसी ने ये कहा कि IMF वाले अपना मीटर उतार कर ले गए हैं। फिर किसी ने ये कहा कि मुल्क को ऑफ एंड ऑन करके ये देखा जा रहा है कि किसी तरीके से चल जाए, चालू हो जाए। फिर किसी ने ये कहा कि कहीं गज़वा हिंद करने की तैयारी तो नहीं हो रही। लेकिन ये बात याद रखें भाई लोग कि इस तरफ अंधेरा है लेकिन वहाँ के कश्मीर में लाइट मौजूद है। तो ज़रा ध्यान से भाई संभाल के अगर कोई गज़वा हिंद की कोई कोशिश की जा रही है। ऐसे ऐसे मीम्स जो हैं वो बने, बल्कि हमने देखा कि सेलिब्रिटी से लेकर आम लोग जो हैं वो इसमें लगे रहे कि चलो टाइम किसी तरीके से निकालें। मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर ने ये कहा कि काफ़ी घंटों के बाद कि रात को 10 बजे तक लाइट आ जाएगी, 10 PM तक लाइट आ जाएगी। तो मैंने ये सोचा कि भाई ये तो गए काम से। इसका मतलब है कि अगर ये रात को 10 PM तक कह रहे हैं तो ये लाइट अगले दिन आएगी, यानी आज के दिन कोई दोपहर तक 12 बजे के बाद आएगी। देखेंगे शाम को 3-4 बजे लाइट आ रही होगी, अगर इन्होंने कहा है कि रात के 10 बजे। लेकिन एग्जैक्टली 10 PM पर लाइट आ गई। तो ये चले, वरना ऐसा भी होता है कि मिनिस्टर्स क्या है, इधर से पतली गली से निकल जाते हैं कि देखेंगे, फिर आके कोई और बयान दे रहे होते हैं, फिर कोई और बयान आ रहा होता है। लेकिन इसमें तो ऐसा हुआ कि चलें कहा था तो आ गई। अच्छा, बड़े बड़े शहरों में तो आ गई, लेकिन यकीनी बात है कि छोटे शहरों में अभी सिचुएशन ऐसी होगी कि लाइट आ रही होगी। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हुआ क्या, मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि ये जो 17 घंटे से ज़्यादा बिजली गई रही, इसमें पूरी दुनिया में ये पब्लिश होता रहा। ये एक खबर जाती रही जो कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं थी। यहाँ तक कहा गया कि ओहो ये क्या हो गया, इसका मतलब है कि ये तो कुछ होने लगा है कि भाई इनसे लाइट भी संभाली नहीं गई। तो ये हुआ कि बिजली भी गई, तो अब क्या बनेगा मुल्क का। क्योंकि जानते हैं आप इकोनॉमी की जो सिचुएशन है ना, तो जितने में उतनी बातें, हर कोई अपनी अपनी कि ये तो ये ना हो गया, और ये ना हो गया, और जंग तो नहीं होने लगी, ओहो कहीं हमला तो नहीं करने लगे कहीं पर, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। लेकिन असल में क्या हुआ है वो बड़ी सीरियस बात है। वो ये हुआ है कि ब्रेकडाउन के बायस 50%
पंप्स पर पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो गया था। 50% जो पेट्रोल था वो नहीं मिल रहा था। इसकी क्या वजह हुई? इसकी वजह ये हुई कि वहाँ पे जो इसकी अथॉरिटीज़ उन्होंने कहा कि ब्रेकडाउन के बायस पेट्रोल और डीजल की डिमांड में इतना इजाफा हो गया था कि लोग अपने जनरेटर्स के लिए लेकर जा रहे थे, क्योंकि पता नहीं अगले 1 दिन 2 दिन आते ही नहीं आती। देखें ना आप, आम घरों के अलावा ये भी तो देखें ना कि जो ऐसे इदारे हैं या जो दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, उनको तो ज़रूरत होगी कि वरना तो अगले दिन हम क्या करेंगे। तो इस वजह से लाइनें लग गई लोगों की और इतना वहाँ पर एक उधम मच गया कि 50% जो पेट्रोल है वो डीजल ख़त्म हो चुका था, पेट्रोल और डीजल। अच्छा, इससे भी ज़्यादा बड़ी बात क्या हुई? मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन, टेक्सटाइल सेक्टर को $7 करोड़ का नुकसान हुआ है। जो सनतें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी अथॉरिटीज़ के मुताबिक बिजली ब्रेकडाउन के बायस एक दिन में पाकिस्तान को, टेक्सटाइल सेक्टर को $7 करोड़ का नुकसान हुआ है। कौन जिम्मेदार है इस नुकसान का? पहले हमारी सनतें बहुत चल रही हैं जनाब, हमारी इकोनॉमी बड़ी बूम पे जा रही है और एक दिन के अंदर सिर्फ इस वजह से जो है ये $7 करोड़ का नुकसान हुआ है आपको। फिर उसमें कहा गया है कि अगर ये काबू ना पाया गया, यानी जिस वक्त खबर आई थी, ना पाया जाता तो ये जो है अरबों डॉलर का नुकसान हो जाता। मगर आप तो कह रहे हैं कि हमारे अफगानिस्तान के बारे में आप कह रहे हैं, हम अफगानिस्तान तो पहले दिन से कहा है हम पाकिस्तान को नहीं मानते। वाहिद मुल्क था 1947 में जो कहा हम रिकग्नाइज नहीं करते हैं पाकिस्तान को। क्यों कहा? इसलिए वो कहा कि ये अटक तक ये हमारा जमीन है। तो हम क्या करते हैं उनको खुश करने के लिए? कहते हैं हाँ आके ले लो। और अगर अफगानिस्तान में रूस का इन्वेजन आया और अगर उनके लोग भाग के इधर आए, हाँ मैं मानता हूं आपकी बात, मैं तो समझता हूं डोज ऑफ सोशलिज्म तो बड़ा अच्छा होता अफगानिस्तान के लिए, होना भी चाहिए, क्यों नहीं। मगर उस वक्त हमारा पूरा मुल्क और अफगानिस्तान चाहता था कि हम इकट्ठे होकर लड़े उनके खिलाफ। हमने लड़ा, हमारे से लोगों ने फायदा उठाया। हमारी स्टुपिडिटी थी कि हमने जाके इतना किया, इतना सब किया अमेरिकनों के कहने पे। हाँ, मगर हमारे कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। एक मुल्क है जो हमारे बॉर्डर पे है, 10 गुना हमारा साइज है, उसका नेवी 8 गुना है, 6 गुना है, उसका एयरफोर्स 8 गुना है, उसके आर्म फोर्सेस 4 गुना है, और वो कहता है कि मैं मानता ही नहीं हूं कि भारत माता का अलायदगी हुई है। ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान, ये हमारा है। तो आप समझते हैं कि ऐसे मुल्क के खिलाफ लड़ने के लिए हम कुछ पॉलिसीज नहीं चला सकते? मिसाल के तौर पे जो आके हमें मदद करता है, क्या चीन ने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान को हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं 1965 में? मुझे पता है मेरे रिश्तेदारों ने जाके स्टाफ टॉक्स किया था 1965 में चीन के साथ, अगर इंडिया अटैक करे बड़ी अच्छी बात है, और हमने चीन के साथ बड़ी अच्छी ये फौज की है। सर अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान कोलैप्स कर गया तो कौन सा मुल्क हमारी मदद के लिए आएगा? क्योंकि हमने तो बना के किसी के साथ भी नहीं रखी। श्रीलंका का मसला हुआ, अफगानिस्तान का मसला हुआ, इंडिया ने उनकी मदद की, हमारी मदद कौन करेगा? हमारी मदद मेरा अल्लाह ही कर सकता है, क्योंकि ये इन्होंने किसी के साथ बनाई नहीं। देखें सी पैक था, सी पैक के ऊपर कोई काम नहीं किया इन्होंने जब से ही आए हैं, ठीक है। 9 महीनों के अंदर आके कहते थे जी हम तो ऐसे कर देंगे, हम तो वैसे कर देंगे, फलान हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा इन्होंने अवाम को गरीब कर दिया। और रही बात आप कह रही हैं मुल्क कोई मदद करेगा, देखें आप कोई भी मदद नहीं इनके करेगा, ये खुद करप्ट होने के तदार में है। एक एग्जाम्पल है कि एक बंदा डूब रहा है, वो कहे ये मैंने 3 लाख रुपया दे दो, मैं तेन कर, कहेगा यार तू तो आप तो डुबन दे, तेन 3 लाख तो दे दिए सी। अब इंडिया को ही हम कंसीडर कर लेते हैं। इंडिया की जीडीपी देखें, अब वो पूरे वर्ल्ड के अंदर तीसरी बड़ी आइटम आ रही है कि जी वो दुनिया के अंदर सपोर्ट कर रहा है, पैसे मसलन के अपनी प्रोडक्ट दुनिया के अंदर बेच रहा है, बना रहा है। हमारी यहाँ पे बिजली नहीं पूरी होती तो हमने बनाना क्या? अब एक प्रोडक्ट है, ये गारमेंट्स के हवाले से, आप गारमेंट्स में करे हुए, एक प्रोडक्ट पिछले साल अगर 300 रुपए की क्रेट हो रही थी ना, अब वही 550 रुपए की हम बेचते थे, अब इतने में वो हमें पड़ रही है। तो सैलरी भी उतनी है, तो वो कैसे बना के हम किसी को इम्पोर्ट कर सकते हैं? क्या अभी हमें इस वक्त इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है? देखें, अगर तो हमारे पहले दिमाग में तो ये बैठाया हुआ है ना कि इंडिया बहुत बड़ा ये है वो, हमने आर्मी जंगें भी लड़ी हैं और सारा कुछ, वो लॉलीपॉप कश्मीर वाला। अगर हम बाकी मुल्कों के हिसाब से देखें तो हमें उसके साथ ट्रेड करनी चाहिए हमारा, क्योंकि पास पड़ता है, हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी, ना ऑयल खर्च होना, ना ट्रांसपोर्ट इतनी खर्च होनी। तो बेहतर ये है कि अगर उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए तो करनी चाहिए। बेहतर तो यही लगता है कि अब हल कोई नहीं है, उनके साथ बैठ के बात करें, जब कश्मीर आप ले लें, हम कश्मीर पे कोई बात नहीं करेंगे। और ये लोग चाहते भी ऐसे, क्योंकि ये पूरा एक रजीम चेंज का ये पीछे बैक एंड यही है कि भाई आपने कश्मीर के ऊपर और ये जो दहशतगर्दी होती है इस पर कोई बात नहीं करनी। तो ये पीछे ये बैकवुड पे वही चीज़ें हैं।
ये पहले से ही बाजवा साहब जो है ना वो लिख के दे गए हैं कि हम नहीं आंदा की बात करेंगे जी, हमारे पे होगी तो हम तो बच्चे हैं आपके।